आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई लड़की ना माने और उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्च डाली जाए और दहल के मर जाए। उनको अल्टीमेट प्लेजर उनकी चीख से, उनके रोने से, उनके चिल्लाने से मिलता है। अगर कोई लड़की सहन कर जाए ना तो उसको ठंडी के लात मार के बाहर निकाल देते हैं। वो सेक्स करने के काबिल भी नहीं था, पैर का अंगूठा डालता है जिससे वो लहूलुहान हो जाती है बच्ची, वो चीखती है, रोती है। लेकिन जीबी रोड की भी दुनिया और कमाटीपुरा की दुनिया और कबाड़ी बाजार की दुनिया भी इतनी ही खराब है अंदर से। नहीं, एक लड़का जब प्यार में फंसा के ला रहा है वो उसे खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा पहले, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं उस तरह का होता है। इससे भी बुरा। ये तब तक प्रोकेशन नहीं लेने देते तब तक जब कि बच्चा ना हो जाए पहला। इससे क्या मिलेगा उनको? माँ कैसे छोड़ के अपने बच्चे को चली जाएगी? उनके पास थोड़ी रहता है, वो तो 1 महीने का ही बच्चा छीन लिया जाता है, दूध मुआ बच्चा, दूध नहीं पिलाने दिया जाता। अरे भैया, औरत है कि गाय बकरी है कि आज इसको बेच दी कल उसको बेच दी? क्या कर रहे हो? हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बेटे हैं, पर हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं समझ आता कभी। मैम, बच्ची को मैं तिल तिल मरते देखती हूँ। कौन सी बात की आप, पता नहीं कैसे चुप रह सकते हैं लोग, कैसे ये पॉलिटिशियंस, प्रशासन, सरकारें कैसे चुप रह सकती हैं। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, बहुत उड़ रहा है, एक दिन तेरे। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे सोशल वर्कर से जो टीनेज से ही सेक्स ट्रैफिक जैसे भयावह अपराध के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। उनका नाम है अतुल शर्मा और उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक समाज की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है तब तक विकास अधूरा है। अतुल जी, स्वागत है आपका बजरबट्टू के इस पॉडकास्ट में। अच्छा, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे मुझे तो पता था, लेकिन कई सारे लोगों को जब नाम देखते हैं अतुल शर्मा और उसके पीछे के चेहरे को नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये नाम कैसे, किसने रखा, कैसे पड़ा अतुल? देखिए, ये है तो बड़ा अजीब सी बात कि हम तो सबसे छोटी हैं घर में, 3 हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी बड़े हैं हमसे। समझिए बड़े भाई हमारे शायद 20-21 साल बड़े हमसे। काफी अंतर है। काफ़ी अंतर है। तो क्योंकि हमें इसलिए बताया तो नहीं गया, लेकिन लगा उनकी शादी में हम खड़े इतने से, पापा की हाथ पकड़े हुए। तो फिर पता लगा कि भाई वो 20-21 साल हमसे बड़े, उनसे छोटे हमसे 15 साल, फिर एक और तीसरे भाई। तो जब हम पैदा हुए तो वो शायद मतलब एक बेटी की चाहत में हुए। तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, और वो बेटी पा रहे हैं हमारे माँ बाप और उसके बाद भी उसका नाम रख रहे हैं बेटो वाला। है ना? तो बड़े खुश हो गए कि अतुल नाम रखा है। चलो कोई बात नहीं, स्कूल में चले, जब तक हमको भी एहसास नहीं था, स्कूल भी जाने लगे, सब हो गया, तो एहसास तब हुआ कि ये मर्दाना नाम है, नहीं अंदाज़ा हो रहा था, सुना कम था। तो हमारे घर के सामने भी एक और रहता था और उनके बेटे का नाम भी अतुल था। एक दिन मेरी फ्रेंड आई और पापा बाहर खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि वो अतुल है क्या अंदर? तो उनका बेटा अतुल का घर तो सामने वाला है। और हमने वो बात, पापा जी की आवाज़ हमारी थोड़ी भारी थी, हमने अंदर सुनी, बहुत मुझे गुस्सा आया, तेज में भाग के आई, बेटा खुद ही नाम रख के खुद ही भूल गए मेरा नाम। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरा नाम अतुल है? ऐसे घर में हमें मुन्नी बुलाते हैं। तो मैं तो सोचा कि तेरा नाम हमने शायद ऐसा रखा ही नहीं, कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस मुन्नी नाम वहाँ चल रहा है, स्कूल में भी नहीं पता, पिताजी को याद ही नहीं था कि नाम क्या रखा कि क्या हुआ। तो वो चला आया और एज यूजुअल उनकी गलती का खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन आप जिस तरह के काम में आगे बढ़ गई और काफी कम उम्र में ही बढ़ गई। हाँ, बहुत कम। कितनी उस वक्त उम्र रही? अगर मैं कहूँ तो 4-5 साल की उम्र में, ऐसे कहूँ तो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना हिदायतें थी कि, क्योंकि मेरा घर उस एरिया से केवल एक आड़ी सड़क के पार है, मेरा मायका मेरठ में। हाँ, मेरठ में। और बेसिकली हम लोग बिल्कुल देहाती और थोड़े पुराने इस परिवेश के हैं और एक ऐसी कौम को सपोर्ट करते हैं, त्यागी जैसे, मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स। तो लेकिन इतना हिदायत थी। अभी जिस दिन स्कूल जाना शुरू किया वो मेरा पहला कदम था कि इसकी तरफ बढ़ा, और कहा हमारी अम्मा ने कि ऊपर नहीं देखना, सीधे जाना, वही रास्ता है। और ये बात हो रही है मेरठ के कबाड़ी बाजार की कि उधर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, सीधे जाना, सिर नीचा करके सीधे आना बेटा, वहाँ नहीं देखते हैं। थोड़ा बड़े हुए, रोज़ हिदायत सुन सुन कर नहीं देख रहे, ठीक है, थोड़े बड़े हुए, पूछने के लायक हुए, तो हमने पूछा एक दिन, क्यों कहती हो ऐसे ऊपर नहीं देखना? दुकानदार भी रोक के कहते थे, बेटा किसकी बेटी हो? हमने बताया उनकी है। और तो तुम अच्छे घर की लड़की, ऊपर क्यों देख रही हो? ऊपर मत देखो।
वो भी चलो हो गया फिर। सो अच्छे घरों के लोग हाँ, ऊपर देख भी नहीं देख भी सकते, नहीं सकते, बेटियां तो बिल्कुल नहीं देख सकती और और देखना ही वो नहीं। पूरा एरिया नोन था प्रोस्टिट्यूशन के हाँ, लिए। वो तो कहलाता ही ये है कबाड़ी बाज़ारी। फिर 7-8 साल के 9 साल के शायद हुए, तो फिर हमने एक दिन ज़िद करके पूछा, हमारा थोड़ा-सा स्वभाव पहले से ज़िद्दी था थोड़ा-सा, और थोड़ा विद्रोही जैसे था। तो पूछा कि क्यों ना देखूँ? अब मैं देखूँगी। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा वहाँ खराब औरतें रहती हैं, ऊपर नहीं देखते। फिर मैंने अगला सवाल तो मेरे पे तैयार रखा था, मैंने कहा क्यों खराब हैं, क्या करती हैं वो? तो उनको नाचती गाती, उनके पास शायद जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा तो वो नाचती सीधा गाती हैं। नहीं कह पाई कि ये हाँ, क्या करती क्या हैं। करती हैं? नाचती गाती हैं। मैंने कहा नाचती गाती तो आप भी हैं? हाँ, भाभियाँ हैं हमारे घर में, चाची ताइयाँ हैं, तो सभी तो फंक्शन हो कुछ भी हो तो सभी तो नाचते गाते हैं। बोली कि मेरे में दिमाग नहीं है इतना तेरे से मगज मारूं, तो अभी तू मेरे से ये सवाल नहीं पूछेगी, बस ऊपर नहीं देखना। ये हमें कह दिया। अच्छा, जैसे 3-4 साल का कुछ भूल होता था कि हम भूल जाएं उस जगह को, कि हमें आदत हो गई नीचे जाने की तभी कुछ ना कुछ हो रहा था। जैसे क्या? जैसे एक बच्ची एक दिन मेरे साथ की एक लड़की, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, 8th या 9th में शायद, मुझे ठीक से नहीं याद है। तो उतर रही थी एक लड़की वहाँ से, और खटखट की आवाज़ से मुझे लगा कि वो खट की आवाज़ आई। मैंने ऐसे देखा, वो आदत थी मेरी कि मुझे देखना, चोरी से भी और ऐसे भी। तो मैंने देखा वो लड़की तो मेरे साथ पढ़ती है। उस लड़की की भी नज़र शायद मुझसे मिली और वो पलट ओह! गई। जैसे उतर रही थी वो एकदम पलट गई, क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो कोठे से कोई लड़की हाँ, नीचे उतर रही नीचे थी उतर रही और थी। आप लोगों ने एक दूसरे को देखा। देखा, और वो चूँकि उसको पोलियो था, तो बैसाखी से चलती थी वो। पहचान भी इसलिए हुई, थोड़ा कम अंधेरे में दिख तो कम रहा था, लेकिन फिर भी पता लग रहा था कि ये वो लड़की है। फिर हम उसे ढूँढते रहे, वो नहीं आई स्कूल। 2 दिन बीते, 4 दिन आना तो उसे था। फिर वो आई तो मैंने पकड़ के पूछा कि तुम, जबकि मेरी वो फ्रेंड नहीं थी, बस क्लास में पढ़ती थी, कोई मेरा कभी बोलचाल नहीं थी, कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं। तो अब उसने अपनी शायद उम्र से ज़्यादा बड़ा जवाब दिया होगा, जो मुझे तो कम समझ आया उस समय, आज आता है, कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा ये 2 बात हैं, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि मैं लंगड़ी पैदा हुई हूँ। ऐसे ही इन्हीं शब्दों में उसने कहा मुझे, और बदसूरत हूँ। मैं काली हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ। तो मैं पढ़ सकी हूँ, स्कूल आ सकी हूँ। अगर सुंदर होती हाँ, और तो जो मेरी शरीर माँ ठीक करती है, होता तो उसको हाँ, वही धंधे में उतरना वही धंधे पड़ता। मुझे उतरना पड़ जाता। तो मैं तो ये अच्छा भाग्य मानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मुझे इसलिए पढ़ने का मौका मिला। और मेरी मतलब अगर दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं उस जगह पैदा हुई जहाँ मेरी एक माँ रहती है जो खराब औरत है। ये उसने मुझे जवाब दिया। और फिर उसके बाद वो ना स्कूल नहीं आई कभी। मैं उसके लिए भी अपने को दोषी मानती थी, ना मैं ये पूछती, शायद उसका स्कूल ना छूटता, या वो हो सकता फिर मन को समझा लेती कि हो सकता है उसने कहीं और एडमिशन ले लिया हो। उन्होंने कहा यहाँ तो ये मुझे पहचान गई, अब तुम यहाँ मत करो। ये भी हो सकता है। वहाँ पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था जब तक, कोई स्कूल जाने का रिवाज भी नहीं था। और फिर कुछ चुप्पी हुई कुछ बरसों की, तो अर्ली एज में हमारी शादी होगी। बहुत ही, मैं समझो नाबालिग में शादी होगी। 17, 16, हाँ, हाँ, 17 साल की 16-17 उम्र साल में। की उम्र में। और 18-19 चलते-चलते हमारे 2 बच्चे हो गए। तो बेटा था मेरा छोटा-सा, तो फिर हमारे कोई पड़ोस में रहने आई महिला, और वो झाड़ू-पोछा, दिखने में बड़ी सुंदर-सी महिला थी, और बहुत ही ऐसा लगता था चेहरे से कि बड़ा अच्छा-सा परिवार की है किसी, लेकिन वो कहीं झाड़ू-पोछा करती थी। कुछ मज़दूर रहते थे एक जगह, उनका खाना भी बनाती थी। तो मैंने आदमी उसके घर में कभी आता नहीं देखा। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, वो किराए पे रहती थी, कि वो मेरे बच्चे को खिलाने लगी थी। अच्छा, मेरी इतनी कम उम्र थी कि मैं तो खुद ही छुटकारा बच्चों से चाहती थी कि कोई इनको खिलाए, मेरे पास ना आए बस। तो वो ना उनका उसका सारा दिन मालिश करती, उसको खिलाती, कपड़े वही बदलती, नहलाती, यही सब काम करती थी। तो मुझे सुकून हो गया था। फिर उसने कहा कि मैंने एक दिन कहा कि तुम्हारा पति भी नहीं आता कोई? भाई मेरा कोई पति है ही नहीं। तो उनका यहाँ कोई कभी-कभी तो कोई आता है शायद। बोले हाँ, वो कहता है कि मुझसे शादी करेगा, पर शादी तो नहीं करी। थोड़ी-सी आत्मीयता उसके साथ बढ़ी, तो फिर उसने सारी बात मुझे बताई कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और पुलिस वाले की बेटी हो? हाँ, और 5-6 साल की उम्र में मेरे फ़ादर की किसी से रंजिश हुई होगी, और वो मुझे कोई उठा के ले गया और मुझे बेच दिया। ना उसने कहा मुझे कहाँ बेचा, ना मैंने पूछा, क्योंकि मेरे लिए एकमात्र ये बाज़ार था, मुझे और पता ही नहीं कहीं भी कुछ। सो मैंने कहा फिर बोली, फिर मेरे पास एक एक दिन मेरे गाँव के एक आए,
और वो तो मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं छोटी सी थी, लेकिन मैं उनको पहचान गई। हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने उनको चाचा जी कह के कहा कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने सब बात सुनी और सब समझी कि हाँ है, मान लिया कुछ थोड़े नानुकुर के बाद कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन देह धर्म एक तरफ, जिस काम के लिए पैसा दिया था तो उसके लिए चाचा इसके जी का बाद कहना, भी कोई हाँ, ना उसके कोई इंसानियत मुझसे नहीं है। ना ना कुछ नहीं था। तो देह धर्म, और हर रोज आते रहे और कहते रहे कि एक दिन ले जाऊंगा। तो सब पैसा वैसा वो इकट्ठा आदमी करके उसके रखना, बाद भी आता रहा। आता रहा बराबर, कि पैसा वैसा इकट्ठा कर ले। और सुंदर इतनी थी कि उसके पास शायद ज़्यादा कस्टमर थे और विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब वहीं बड़ी हुई, वहीं लगा दिया था। तो एक दिन उसने, फिर भी उसके मन की आशा नहीं छूटी कि मैं एक दिन घर जाऊंगी अपने। और उस समय उनकी उम्र शायद 34-35 साल की रही होगी जब वो मुझसे ये बातें बता रही हैं। फिर उसने कहा कि देखो, यहाँ मुझे ले आया वो मेरठ। वो गवर्नमेंट जॉब में था और रिटायरमेंट के नज़दीक था। और मुझे यहाँ, मैंने सब पैसा वैसा इकट्ठा किया। एक दिन सुबह 4 बजे मैं निकल के आ गई और अब तक वो मेरा सब पैसा जेवर सब लेकर रिटायर होकर यहाँ से चला गया। जिस आदमी के साथ वो आई हाँ, थी। जिसके मैं साथ आई थी, ना मुझे मेरे घर ले गया ना कहीं ले गया। मैंने कहा फिर अब ये कौन है? बोली ये एक पड़ोस का था। मैं यहाँ ये इसलिए बता रही हूँ कि कैसे बाज की डैनी की तरह लोग गड़ाई रखते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। ग्रूमिंग। कि जैसे कोई पड़ोस का था तो उसने कहा अरे वो तो हमें पता था तुम्हारा पति नहीं है, चल मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं तेरे से शादी करता हूँ। और ये आदमी मुझे अपनी गली से उठा के इस गली में, इसने मैं कहा आपकी गली में, किराए पे रख दिया। लेकिन अब मुझे पता चला उसने शादी कर ली कहीं और। काम वाम कुछ करता नहीं है, तो मैं झाड़ू पोछा करके अपना घर बना रही हूँ। फिर उसने धीरे धीरे एक दिन मुझे कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। अच्छा, मेरी उस समय मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी शादी के बाद भी, यही तय था कि भाई अब पढ़ते रहेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो समझदार हो, मुझे मेरे घर पहुंचा सकती हो एक बार। जब मुझे नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने अब वो भी कुछ नहीं थे जब तक, वो भी पढ़ ही रहे थे। हमारे हस्बैंड भी। तो हमारी कोई इतना वजूद तो था नहीं, लेकिन घर के बड़े होने के नाते थोड़ा सम्मान थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उन्होंने पूछा कि, मैंने कहा एक बार इसको इसके घर लेके चलें। सारी कहानी बताई उनको। उन्होंने कहा अरे भाई मार के निकाल देंगे घर वाले। उनको पता चल जाएगा तो वो क्या घर पता, वाले पता चल भी गया हो उनको, फिर भी ध्यान ना दे रहे हो। ध्यान ना दे रहे हो। तो इनके चलो फिर भी, जब तुम कह रही हो, पिताजी को भी बात, हमारे ससुर को भी बात की, सबको बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो भाई यार, ये जिद करती रहेगी, कहती रहेगी, चलो लेके चलो। उनको ये नहीं पता था मेरे ससुर वगैरह को कि ये रेड लाइट एरिया से। मैंने ये बताया कि ये बचपन में बिछड़ गई थी, लेकिन इसे अपना घर याद है। मेरे हस्बैंड को पता था। हम उसे लेके गए। लेके जाने के बाद में वो सारी बातें खुल गई। लेके कहाँ गए? वहाँ उसके घर, जहाँ से उसको उठाया गया था। जहाँ से उसको उठाया गया था, वहाँ वो आए, गांव के बाहर आए और रुकने को उन्होंने कहा कि वहीं रुकें वो। हमने खबर भेजी, एक बंदा जो हमारे साथ ही गया था, किसी ने बताया, वो वेल नोन आदमी थे कि भाई हमें उनके घर जाना, दुर्गा जी के घर। तो हम वहाँ गए, वो गया और कि जी आपकी बेटी आई हुई है, आप मिल लो एक बार। तो आ तो गए माता पिता और दो सेम बहन की शक्ल के दो टीनेजर बच्चे थे, लड़के, जो शायद उसके जाने के बाद पैदा हुए और वो टीनेज में थे, ऐसे 15 साल के, 16 साल के। सब रोना धोना हुआ, सब कुछ हुआ। वो बताती रही, रोती रही, मुझे कैसे ले गया, कौन ले गया, क्या हुआ, सब सुनते रहे, वो भी रोते रहे। और उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ जोड़ के मुँह फेर लिया, हम रख नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? मेरी तो इतनी बुद्धि ही नहीं थी। मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते आप? बोले क्या कहेंगे समाज को? मैंने कहा कहने की कहाँ बात है, मेरे सब खड़े हैं, अम्मा वो खड़े, तो पिताजी विक्टिम खड़े, है। हम कहेंगे कि वो, हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे? हम तो कहेंगे हमारे घर में कर रही थी झाड़ू पोछा। मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि मेरा परिवार भी तो सुन रहा है ये बात कि वहाँ से आई है, ये तो मेरे साथ भी होना है अभी बवाल। तो जी, ये तो पहला पार्ट है, दूसरा तो अपने घर में भी अपने घर होगा। में भी होना है। लेकिन फिर मैंने जिद की कि ये यहीं रुक जा तो मुझे सुकून मिले, घर तक लड़ाई ना पहुंचे ये। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए रोती छोड़ के उसे। हमारे पास कोई चारा नहीं था कि उसको वापस लाए। पूरे रास्ते बात होती रही, फिर घर आके भी यही महाभारत चलती रही। टारगेट हम थे, इसकी वजह से बेइज्जती हुई, इतनी दूर गए, बिल्कुल बेवकूफ़ है और तू भी बेवकूफ़ है, तूने हमें कन्विंस कर लिया, वहाँ ले गया हमें। अपने बेटे को भी उन्होंने खूब कहा। अब वो सुन रही थी सब बातें, वो चली गई, चुपचाप चली गई। और मैं सच कहूँ, मुझे ज़रा भी संकोच नहीं इस बात को कहने, मुझे कोई दुख नहीं हुआ उसके जाने का।
मुझे ऐसा लगा जैसे तेरा छुटकारा हो गया, नहीं वरना कल तक तो तेरा क्या होता, मुझे छोड़ के मेरे घर छोड़ आएंगे, किसी ने हमारे साथ क्या कराया। लेकिन मुझे वो बड़ा सुकून मिला कि ये चली गई तो अच्छा हुआ। रिलीफ मिला एक तरह से हाँ, कि 18 चलो। साल उम्र ही क्या होती है, इतना समझ भी नहीं आ रहा था। फिर वो 1 साल बाद आती, हम भूल गए थे बिल्कुल, उस एरिया की बात फिर भूल गए। फिर वो मैंने कहा ना कि मेरे साथ समय-समय पे कुछ-कुछ होता रहा। जैसे ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि तुमको तो वहीं जाना है एक दिन, वहीं करना जो भी करना है। फिर उसके बाद वो 1 साल बाद आती है, 1 डेढ़ साल हो गया था और यही दिन थे, तो भाई दूज के दिन वो आई और काफ़ी फल-वल, मिठाई-विठाई लेकर अच्छे से कपड़े उसने पहन रखे। वो आई, मैं ऊपर वाली तरफ थी, ऊपर की तरफ, तो वो वहीं आ गई सीधे और एक आदमी उसके साथ था जो फल-वल ले रहा था साथ में। तो मैंने कहा तुम कहाँ थी? तो उसने कहा मुझे एक बार, मेरे बेटे को गोविंदा कह के बुलाती थी वो। मुझे एक बार वो दिखा दो उसको। मैंने कहा उसको नहीं दिखाऊंगी मैं जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तुम कहाँ थी। फिर मैं उसको टीका करके चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आज भाई दूज है, अपने भाइयों को नहीं कर सकती, इसको करूंगी। मैंने कहा कर लेना, पर बताओ कहाँ थी। उन्होंने बड़ा सपाट सा जवाब दिया कि न कि देखो मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता, इसलिए यहाँ भी मेरा रुकना कोई नहीं था। मेरे घर वालों जिनसे पैदा हुई उन्होंने मुझे रखा नहीं, तो तुम पे बोझ क्यों बनती मैं। तो मैं जहाँ थी वहाँ चली गई। अब मेरी सोच इतनी थी कि इसका मतलब कबाड़ी बाजार चली गई है। मैंने कहा तो फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगी, उसको भी नहीं दिखाऊंगी, तुम जाओ सब सामान उठाओ जाओ। मैं ये भी देख रही थी कि घर की 4 आंखें भी मुझ पर गड़ी हुई हैं, देखना मैं क्या जवाब देती हूँ। वो चली गई। अब एक सोशल प्रेशर भी था क्योंकि मेरे देवर थे शादी के लायक, एक ननद थी शादी के लायक, हमसे छोड़े थे, तो वो भी हमको था कि कल क्या समाज करेंगे, में क्या होगा, घर में एक ऐसे औरत रह रही है तो फिर कैसे होगा। मैं उस सबको छोड़ के वो चली गई, वापस मुड़ गई। और जब उसने हमारे थोड़ा गांव देहात में बड़े से घर थोड़ा सा होते, तो वो जब आंगन से निकली और दरवाजे पे गई तो उसने पलट के एक बार देखा। बस उस दिन ने तय कर लिया था कि मुझे वहाँ जाना है। उसकी ना मैं आंखों में वो आंसू भूल पाई कभी, ना वो उसका दर्द भूल पाई जो उसके चेहरे पे आया। इतनी छोटी मेरी उम्र थी कि वो तो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं दौड़ के उसे रोक लूं। लेकिन इतने सारे बंधन थे कि रोकना तो बहुत दूर, मैं आवाज़ भी नहीं लगा पाई, उसकी तरफ एक बार बाय भी नहीं कर पाई मैं। वो चली गई और बस वो जो एक फांस गड़ी तो खींच खाच के वहाँ ले ही गई कभी ना कभी। फिर बरसों बरस गुजर गए, शादी फिर हो गई काम कैसे शुरू हुआ? और हिम्मतवानी ये में। वो तो फांस थी ना अंदर। शादी हो गई, देवरों की भी, ननद की भी हो गई, हमारे सास ससुर की भी डेथ हो गई। इस बीच में लगभग 10 साल बीत गए। वो मन से बात नहीं गई, उसको कैसे ढूंढूं। फिर मैंने एक दिन उनको कहा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा एक दिन मैं वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने सोचा कहाँ जाना, मैंने कहा कबाड़ी बाजार जाऊँगी, उसको ढूंढना है। बोले उसको ढूंढना, उन्होंने हंस के कहा अच्छा जाओ और वहाँ से पिट के आओ, मार खा के आओ, गालियाँ खा के आओ, रोना नहीं यहाँ पे और दोबारा चढ़ोगी नहीं फिर। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक उन्हीं की फ्रेंड की वाइफ थी उसको लेके और मैं वहाँ चली गई। वो तो भाग गई, ऊपर जाती जैसे हमें दरवाजे पे गालियाँ मिली और उन्होंने उल्टा उन्होंने सीधा कभी कहा देखा ही नहीं होगा कि ऐसा भी ना कुछ होता है। ऐसा भी कुछ होता है। तो बोली कहाँ आ गई तू, चल वापस, और कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाऊँगी, अब तो मैं देखूंगी इनका जो कुछ भी हो रहा है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बैठने आई हूँ थोड़ी देर, बच्चे देख रही हूँ मैं, कितने बच्चे पढ़ा सकती हूँ और यहाँ पढ़ने लायक अच्छा, बच्चे। बोले उन्होंने हाँ पूछा जो वहाँ कोठे पे थे हाँ पहले से कि तुम लोग। क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ तुम भले घर की बहुत सी नहीं, ये भी कहा अच्छे घर की लड़की हो, बहू हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे बच्चे पढ़ाने और कुछ थोड़ी करना है कुछ भी ना, जाओ। डर नहीं लगा कि मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ? पता नहीं क्यों नहीं लगा मुझे, कभी ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये सवाल सबका रहता है, मुझे लगा ही नहीं। एक पल को मैं देखो बहुत पुरानी बात है, मैं ठिठकी जब पहली बार मैं जीना चढ़ रही थी और वो मेरे साथ थी। और वो जीने भी तो बहुत मतलब जहाँ जहाँ भी इस तरह के रेड लाइट हाँ एरियाज हैं, इतने से सबके जीने एक ही तरह के हैं। एक ही तरह के इतने इतने से जी रहे। तो नीचे ना मुझे एक रिक्शे वाला दिखा और रिक्शे वाला बिल्कुल हमारे पड़ोस में कहीं रिक्शा खड़ा करता था। मैं उसे देख के तो एक बार ठिठकी, फिर मैंने सोचा जब मैं उनको बता के आई हूँ तो इससे क्या डरना, और फिर मैं चढ़ गई ऊपर। फिर तो उन्होंने, मैं बहुत गालियाँ खाई। ये 94 की बात है, 93 लास्ट की, हाँ अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है। बहुत सारी चीज़ें उनसे सहा और वो गालियाँ दी, तुझे यहीं बैठाएंगे एक दिन, अच्छी खासी सुंदर है, तुझे यहाँ पे बिठाएंगे देख, और आ जाया कर, किसी तू भी आ जाया कर, पैसे चाहिए तो बताना। सामने से थ्रेट। हाँ थ्रेटनिंग भी नहीं, वो जैसा ऑफर दे रही थी मुझे, वो ये सोच रही थी कि जैसे मैं इसी काम के लिए आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि तू आ जा, ऐसे क्यों रोज रोज हमें तंग करती है कि यहाँ आके बैठ जाती है,
और चल बता, सुनो फिर आ जाऊँ। वो तो मेरे साथ था ही नहीं दोबारा। फिर उसके बाद में हर जगह में जाती रही, हर जगह से फटकार भी खाती रही। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बच्चे पढ़ाना चाहती हूँ, आपके बच्चे यूं ही घूमते रहते हैं, यहीं तो पढ़ाऊंगी, कहीं स्कूल तो ले नहीं जा रही, पढ़ाई नाम की तो वहाँ कोई चीज़ थी नहीं। तो उन्होंने थोड़े नानू करके बाद मान गई, क्योंकि 1 साल बीत गया था मुझे ऐसे धक्के खाते हुए। थोड़ा उनको भी ट्रस्ट जमा हाँ, हुआ कि ठीक थोड़ा लग सा कि रही भाई है। ये कुछ नुकसान तो पहुंचा नहीं रही आ रही, और क्या कम उम्र की लड़की है, क्या करेगी। 28, 19, 29 साल की उम्र हो गई थी उस समय तक। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, शर्त एक है, मेरा बच्चा मेरे यहाँ, दूसरे का बच्चा दूसरे यहाँ, मेरे यहाँ नहीं आएगा, ना मेरा बच्चा दूसरे के यहाँ जाएगा। ये बिजनेस राइवलरी है, मेरी बात वहाँ ना चली जाए, वहाँ की बात यहाँ ना आ जाए। अच्छा, मतलब कोठों के बीच में भी आपस में अरे राइवलरी। जबरदस्त, जो कस्टमर को लेके झगड़े में, तेरे यहाँ कैसे चला गया, ये तो मेरा कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, ये भी झगड़े। इनकी प्रोफाइलिंग क्या होती है मैम? जैसे कौन लोग होते हैं जो ये चला रहे होते हैं, कौन लोग होते हैं जो उसमें जिनको आगे फ्रंट पर बिठाया जाता है? देखो, जो चला रहे हैं वो तो कोठा मालकिन है ही, है ना, लेकिन असलियत में जो चला रहे हैं वो तो कभी पर्दे के सामने आते भी नहीं। हाँ, ये कौन लोग हैं? अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे हैं कि जो इन्हीं की कमाई पे जीते हैं, जिनके पास कभी साइकिल नहीं होती थी, आज उनके बड़े बिजनेस चल रहे हैं, आज उनके बड़े मैं क्या कहूँ कि शोरूम्स हैं, घर हैं, लेकिन वो सड़ के मर रहे हैं, इतने बुरे हाल में मरे कि वो दैनिक क्रिया के लिए भी अपने नहीं उठ सकते थे, सड़ के मरे हैं। ये नहीं कि उनके पाप का पैसा तुम खा के, उनके वजूद के खात्मे का पैसा खा के तुम जिंदा रह सकोगे। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो केवल उनके पैसे पे जिंदा थे, चाहे वो रेस्क्यू ऑफिसर रहा हो, चाहे वो वहाँ का रेस्क्यू ऑफिसर हाँ, इस रैकेट का इतना बड़ा पार्ट था। जो सरकार से अपॉइंट होती, बाकायदा नियुक्ति होती है हर उस जिले में जहाँ पे रेड लाइट एरियाज हैं। उस आदमी की मैं बात कर रही हूँ, सड़क के मरा है, मरा भी नहीं है तो जिंदा है। तो मतलब ये इसमें पुलिस के अधिकारी भी हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे। देखो, पॉलिटिशियंस की मुझे डायरेक्टली कभी भूमिका नहीं दिखी, लेकिन ये भी नहीं दिखा कि उन्होंने सपोर्ट किया हो। हाँ, मुझे ये बात नहीं कई बार समझ में आती है कि अगर उनको पता है कि ये इस तरह का धंधा नहीं है जिससे पैसा कमाया जाए, तो इसको डिनाउंस छोड़ क्यों नहीं देते, या उसको खत्म करने में मदद क्यों नहीं करते? पॉलिटिशियन कोई भी नहीं, कोई कैसे करेगा, पुलिस के लिए तो है वो, जो क्यों पुलिस पैसा का देने बड़ा वाला है? अधिकारी है, ना 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 ना, वो देखिए किसी और तरीके से भी तो चलिए, पैसे नहीं कमा नहीं, मैं सकता आपको है। घटना बताती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कैसे ये होता है। एक बच्ची ने को मैंने निकाला, उसने मुझसे कहा कि मुझे वो आदमी लेकर, एक बड़े दलाल का नाम लिया, बुलाया, और मैं एक पुलिस वाला है जो वहाँ आता है और मेरे साथ मारपीट करता था उसके कहने से। मैंने कहा वो कौन है? बोले जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वाला है, क्योंकि वो रोज़ 250 रुपये और एक शराब की बोतल लेके आता है वहाँ से, मालकिन से लेके आता है। मैंने कहा पहचान करोगी उसकी? हाँ कर दूंगी, मैं डरना नहीं, मैं नहीं डरूंगी। IPS ऑफिसर थे, EPS ऑफिसर थे, थानाध्यक्ष थे, सारा अमला था। हमने कहा सर एक बात सुनो, ये पहचान रही है लड़की, सामने ला दो। बोले मैं किसको ला दूँ, सारे सिपाहियों को कैसे खड़ा कर दूँ? मैंने कहा सुनो, आप शनाख्त परेड भी तो करते हो, करा दो आज, अगर सच्चे हैं तो आज करा दो। मैं पहली थी वो बात मेरी जब मैंने जिद पकड़ा। मैंने कहा सर अब तो इस लड़की का देखना पड़ेगा, झूठ ये बोल रही है कि आप बोल रहे हैं। ठीक है करा लो। 24-25 लोग थे थाने में, सबकी शनाख्त परेड कर दी उसने, उसकी तरफ कर दी, ये है वो वहाँ मौजूद था वो आदमी। ये है, तुम लाते नहीं हो रोज, 250 रुपये देती है आंटी और एक शराब की बोतल देती है तुमको। नहीं साहब ये तो गलत कह रही है, नहीं साहब। अब बात ख़त्म हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, कुछ लोग चले, उस पर तो नहीं हुआ, खैर मालकिन पे हो गया, सब चीज़ें हो गई, लड़की हमने रेस्क्यू कर ली। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही पता नहीं किस काम से मुझे अचानक मुलाकात हो गई उन सर से। उन्होंने कहा क्या तुझे, आपने अपना भी खोया और हमारा भी। ऐसे सामने से कह दिया? सामने से कहा मुझे, और ऐसे उन्होंने मुझसे दुश्मनी निभाई कि अगले दिन मुझ पर मुकदमा लिखा। कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन मुझ पर इतना बड़ा मुकदमा लिखा कि मैं उस मुकदमे को आज तक ख़त्म नहीं कर रही हूँ, चल रहा है वो, इसलिए भी कि ताकि सनद रहे बात की, शर्म आ जाए ऐसे लोगों को। अगले दिन का मुकदमा लिखते हैं, मेरे ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर लगभग, और घर से मेरे 8 किलोमीटर लगभग दूर,
और एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरा कभी आना नहीं जाना नहीं, एक नाले के किनारे की सुनसान सी जगह, और वहाँ पे दिखाया कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और उनके कुछ साथी, मेरे कुछ साथियों के नाम लिए, उनके कुछ साथी, उन्होंने हमें रोका, मारा, पीटा, 50,000 रुपये छीने और धमकी दी कि हर महीने 50,000 रुपये पहुँचा दिया करो वरना अच्छा नहीं होगा। ये आरोप लगाया। ये आरोप लगा के मुकदमा लिखा हम पे। मैंने अपने एडवोकेट से कहा, मैंने कहा क्या करना? बोले क्या करना होता? अरे जज यूं ही जमानत देगा, इसमें सबको पता है कल क्या हुआ था। और उसी दिन सेम डे अखबार मेरा मीडिया ने बेहद साथ दिया, हमेशा, आज तक भी देते हैं। उसी दिन अखबारों ने लिखा एक तरफ तो कि संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल, और दूसरी तरफ हम पे वो मुकदमा। मैंने कहा भैया क्यों लिख रहे हो इसे भी, इसको भी उसमें ही मर्ज कर दो। ना सबको पता झूठा है। फिर मैंने उससे कहा, उस आदमी से जिसने लिखाया, बड़ा दलाल था, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बोले आई। फिर क्यों लिखाया? बोले उन्होंने कहा। ये ऐसे नहीं मानेंगी मतलब पिंप को शर्म आ रही है, पुलिस वाले को शर्म नहीं आ रही है कि वो ये ऐसे ना मानेंगे, इनको भाई दबाओ, इन पे 10-20 मुकदमे ठोको तो अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। तुम लोग इतनी सी अदना सी औरत से डर गए। हाँ, मैं कुछ चीज़ें करती हूँ, जैसे फिर वो सिपाही मेरे घर आया, मैं ऊपर थी और नीचे आया, नीचे मुझे किसी ने, मेरे साथ कुछ वॉलंटियर भी घर पे बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा मैम वो सिपाही है। मैंने कहा तुम मेरे पास तक ऊपर आए क्यों? मुझे तो उससे नहीं मिलना, मेरे घर क्यों आया? पहली बात तो मेरे घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करती हूँ इसलिए नहीं कि मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी पहले थी। नन्हे नन्हे बच्चे मेरे बड़े हुए हैं उसी दौर में ही, तो वो अगर मेरे खतरे में आ जाते तो मैं छोड़ देती। मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैं कब का छोड़ देती। तो मैंने कहा नहीं, मेरे घर नहीं, और ना मैं उससे मिलूँगी। उसे मिलना है तो कोर्ट में मिले मुझसे, या नहीं। कह रहा है कि जो कहेंगी वो दे दूंगा। मैंने कहा तू ये बस मुझसे कह रहा है क्या? वो नीचे से कहने लगा मैम एक बार मिल लो। मैंने कहा दोबारा मुझे शक्ल भी मत दिखाना, मेरे घर आ गए हो तुम, जाओ यहाँ से चला गया वो। मैंने कहा तुम्हें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम पे मुकदमा लिखा है, तुम्हारा नाम नहीं किया, ये मैं बदनाम हो गया। मैंने कहा तुम्हारी बदनामी थोड़ी मैं वापस ले लूँगी, कह दूँगी इसका नाम गलत ले दिया, तुम जो चाहे करो, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी। काम करने में बदनामी नहीं हो ना रही है। ना, तो किससे उम्मीद करेंगे आप? पॉलिटिशियन से करेंगे। 98 में मैंने एक बड़ा कार्यक्रम करा, मैंने कहा इनकी कला को उभारो ना, इनकी देह को क्यों उभार रहे हो? और वो सब तैयार थी, और मीडिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि 1 महीना रिहर्सल चली, क्योंकि उनकी सब भूली बिसरी यादें थी, और 1 महीना तक अखबारों में रोज़ खबर छपी, आज इस कमरे की रिहर्सल की, आज उस कमरे की रिहर्सल की, सब जगह का बहुत अच्छा सब वो रहा। और सेम डे मुझे कहा गया कि वो आएंगी नहीं। अब मुझे ऐसे लोगों ने कहा कि जो अपने आप को बड़े समाज सेवी बनते हैं, आएंगी नहीं, आप देखना आपका क्या हाल होगा। कोई बात नहीं, नहीं आएंगी नहीं सी। मेरे एक वॉलंटियर थे, उनकी जीप थी एक जोंगा टाइप की, मैंने कहा जाओ तुम्हारे साथ आ जाएंगी, इनको बिठाओ इसमें सारे और ले आओ। उन्होंने एक बार भी कान नहीं हिलाया, वो चुपचाप आ गई। और वो ऐसा कार्यक्रम था कि अखबार रंगे पड़े थे। अगले दिन जब लिखा लोगों ने कि वेश्याओं को ऊंचा पीढ़ा देने की एक ईमानदार कोशिश, और तब मुझे वो क्या कहते हैं, वहाँ मैंने बहुत लोग बुलाए ऐसे, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, रेस्क्यू ऑफिसर, वो तो नहीं आया, जिसका मन में चोर था वो नहीं आया। और भी बहुत जिला पंचायत अध्यक्ष थे और लोग थे बहुत से, 2 विधायक भी थे। विधायक जी ये कहते हैं कि अतुल जी हमारी बेइज्जती करवा दी, ऐसे कार्यक्रम में हमको बुला लिया आपने, हमको पता होता हम तो सोचे सांस्कृतिक संध्या है कोई। मैंने कहा एक सांस्कृतिक संध्या नहीं थी, क्या था इसमें? वो कुछ अश्लील प्रदर्शन कर रही थी, उनकी जैसी गजल तो आप गा भी नहीं सकते जिंदगी में, जो वो गा रही थी, लोग पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुन रहे थे, आपको ही बुरा लगा। ये पॉलिटिशियन की सच्चाई है। ये पूरा जो ये तो सेक्स ट्रैफिकिंग ज्यादा बड़ा पार्ट है सेक्स वर्क्स के मुकाबले। ये सेक्स ट्रैफिकिंग का पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे होता है? देखो, अगर इसको आप ऐसे देखो, ये जो पूरा इस समय सिस्टम चल रहा है, पुराने पे मत जाओ, आप फिलहाल का देखो, जिस पे खुल के बातें हो रही हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा, चाहे वो बिजनेस हो किसी का, है ना, चाहे किसी की जॉब हो, वो सब सेक्स आधारित है। बिजनेस है, उसमें लड़की चाहिए आपको, जॉब है, उसमें लड़की चाहिए आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपको किसी से काम लेना है, लड़की भेज दो। आप किसी को काम लेना है, तुम आ जाओ मेरे बिस्तर पे। किसी, आपको सेक्स ट्रैफिकिंग की बात ही करें, सेक्स टूरिज्म की जब बात करें, तब सेक्स चाहिए। सेक्स टूरिज्म जैसे हम थाईलैंड के बारे में सुनते हैं, नहीं, ये अलग सेक्स ये टूरिज्म, अलग है, ये बहुत गंदा है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के। और वो बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले,
और सड़कों के किनारे रहने वाले जो इस तरह के गरीब तबके के बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा वो बच्चे हैं जिन्होंने जो 10-15 हज़ार उनके माँ बाप ने कभी देखा नहीं उनको एक बार दे दिया कि 15 दिन के लिए बच्चा, हमारे गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, उनके साथ घूमेगा फिरेगा, बस उनका लगेज उठाना है, ज़्यादा नहीं है लगेज उठाना है होटल में बाहर उनके से कमरे एज इन विदेशी आ रहे हैं विदेशी कि या भारतीय लोग दूसरे शहरों से? विदेशी मैं विदेशियों की बात कर रही हूँ अभी तक, कि उनका लगेज उठाएंगे और वो उन्हीं के कमरे में ठहरेंगे, और इस बीच उनको जाने के लिए वीडियो कॉल करके भी दिखाते हैं कि देखो बच्चा उन्हीं के कमरे में, ये उसका बिस्तर लगा हुआ है, ये उनका है साहब का, ये इस बच्चे का बिस्तर है, ये अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े खरीदवाए, जूते खरीदवाए, अच्छा खाने को दिया, और उसके बाद जो 15 दिन बाद आए तो वो किसी का मुंह भी नहीं देखते, अपनी माँ के पीछे छिपते हैं, वो चलते नहीं हैं। जब मैंने बच्चों से पूछा बेटा एक बार तो खुल के, मैंने कहा अच्छा एक छोटे बच्चे को मुझे इसका दिखाओ, मुझे क्या हुआ इसके साथ, मैं देख के दहल गई। जिंदगी में वो शायद उस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चा, और निकलेगा तो फिर वही करेगा जो उसके साथ हुआ, रिवेंज की तरह। रिवेंज। क्योंकि 3 बच्चे उनमें से भागे, जो बच्चे हमको मिले वो भागे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी का रेप नहीं करेंगे? जो उनके साथ बीता, उनकी क्या गलती थी, क्या था? बस इतनी सी गलती कि वो बच्चे थे, इतनी सी गलती, क्योंकि डर नहीं था कि लड़की बुलाते अगर वो, तो रेड का डर था। लड़के हैं साथ में सो रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, हम तो इनको बराबर का मानते हैं, बच्चे हैं हमारे, खुश रहेंगे, लगेज उठा रहे हैं हमारा। मगर हर रात उनके साथ जो बीता, उस काम को आप सुन भी नहीं सकते, उनके साथ जो कुछ हुआ। नहीं बच्चे, ये है सेक्स टूरिज्म, ये है वो सेक्स टूरिज्म जिसकी असलियत इतनी भयावह है, इतनी विभत्स है कि मैं वो चीज़ याद करती हूँ तो मैं अंदर तक दहलती हूँ। मैं इतना डरपोक हो गई, जो मैं तब नहीं थी। आपने पूछा ना आपको डर नहीं लगा, मैं आज डरपोक हो गई। मेरा छोटा सा नाती है, एक छोटा सा पोता, अगर वो 10 कदम की दूरी पे भी चलेगा तो मैं ये कहती हूँ बेटा इसे ले आओ, बाहर मत जाने दो। पता नहीं क्यों डर लगता है कैसे। और ये बिल्कुल उस चीज से अलग दुनिया है जो हम हाँ जीबी रोड में या ना, उससे बिल्कुल कमाटीपुरा अलग में। दुनिया, अलग दुनिया है ये एक अलग दुनिया। लेकिन जीबी रोड की भी दुनिया और कमाटीपुरा की दुनिया और कबाड़ी बाजार की दुनिया भी इतनी ही खराब है अंदर से। नहीं, वो खराब नहीं है, मुझे एतराज़ है इस बात से। वो दुनिया खराब हो सकती है, वो औरतें खराब नहीं है, वो नहीं है खराब। मेरा क्योंकि मतलब कि उन पे जितनी बिल्कुल एट्रोसिटीज हैं, जितनी एट्रोसिटीज वो झेलती हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई लड़की ना माने और उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्च डाली जाए और दहल के मर जाए। सोच के देखिए। हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बेटे हैं, पर हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं समझ आता कभी। मैम आप बच्ची को मैं तिल तिल मरते देखती हूँ, एक को हॉस्पिटल में है और मेरे सामने, जब मुझे डॉक्टर चिल्लाती है कि इससे पहले नहीं आ सकती थी ये, मैंने कहा मुझे नहीं पता लगा, मुझे तो अभी फ़ोन गया तो मैं आई हूँ। तो कह रही आपने कभी चूने को जलते हुए देखा है? मैंने कहा हाँ। उसे पानी में डालेंगे तो आग निकलते देखिए? मैंने कहा हाँ, उंगली भी डालेंगे तो जल जाएगी, तो इसके तो अंदर डाली गई है और सब बस्ट हो चुका है इसके शरीर में, एक कुछ नहीं है इसके शरीर में अंदर, ये कोई मिनट की मेहमान है, मर जाएगी। और वो मर गई हमारे देखते देखते। कौन सी बात की आप, पता नहीं कैसे चुप रह सकते हैं लोग, कैसे ये पॉलिटिशियंस, प्रशासन, सरकारें कैसे चुप रह सकती हैं, क्यों नहीं जानना चाहती? और जब कभी रेड करेंगी तो जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह वो गाड़ी, उनको वज्रवाहन लाया जाएगा, उसमें ठूंस दिया जाएगा, अगले दिन उनको कोर्ट में फटकार लगाई जाएगी और फिर वो वापस आ जाती हैं। कहाँ जा रही हैं वो लड़कियाँ? उनका कोई आपने पुनर्वास की सोची? जब पुनर्वास की सोची गई, उसको ऐसे नकारा गया, ऐसे झूठे वो दिए गए कि हो सकता है अगर वो हो जाता तो आज कुछ तस्वीर और होती, लेकिन नहीं। जुडिशरी को भी झुठलाया, प्रशासन ने, सरकारों ने, सबने। ये इसका, जैसे हम कहते हैं कि कई लड़कियां प्यार के झांसे में, शादी के झांसे हाँ। में लेके उनको आते हैं, हाँ। कोर्टों पर बेच देते हैं। हाँ, इनका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज का कितना है? क्योंकि कई तो फैमिलियल ट्रेडिशन भी होती होंगी। वो सेक्स वर्क में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो नाचने गाने का था। तब तक क्या था, लोग कहते हैं ना कि लाइसेंस है, लोग कहते हैं इनके पास तो लाइसेंस है,
अभी मुझे किसी ने पॉडकास्ट में कहा कि जीबी रोड के पास तो लाइसेंस है। अरे कैसी बात करो, मनोरंजन कर विभाग से इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है नृत्य एवं गायन हेतु, लिख के बाकायदा उसमें। कई सारे ऐसे भी कोठे हैं जहां पर पर्ची कटती है बकायदा, तो कहीं तो रजिस्ट्रेशन होता होगा। जो ऐसा कह रहा है कि पर्ची कटती है वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। एक पर्ची तो लाओ ना फिर सामने, किसी की कटी हुई पर्ची दिखाओ तो मैं अकेली उसे लेके कोर्ट चली जाऊंगी। कुछ तो बंदो, पर्ची किस नाम की काटेंगे? जब वो पैसा ले रहे हैं भाई, वो सेक्स कर रही हैं और पैसा ले रही हैं, तो पर्ची किस बात की? पर्ची तो तब कटेगी ना कि जो चीज प्रतिबंधित है आपको नहीं मिल रही तो भाई पर्ची कटवाएंगे। लीगली मिल रही है आपको, हमें लीगल तो कुछ है ही नहीं, लीगल भी नहीं और इलीगल भी नहीं है, दोनों बातें। लीगल तो वो हो नहीं सकता और इलीगल है नहीं क्योंकि चल रहा है आपकी आंखों के सामने। हाँ, अगर लीगली हम कुछ नहीं कर सकते तो लीगली है वो, लीगली है ना फिर वो। क्या कर पा रहे हैं हम? क्या दिल्ली में, चलिए मैं और जगह की बात छोड़ती हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली में तो तमाम लोग बैठे हैं, सेंट्रल बैठा है, उनको नहीं दिखते। और वो पूरी मार्केट है नीचे, पूरी हार्डवेयर मार्केट की है, पूरी हार्डवेयर मार्केट की, है। उनको नहीं दिखता। उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, वो केवल एक व्यापारी वर्ग ही चाह रहे। व्यापारी वर्ग कितना जबरदस्त दबाव करते हैं सरकारों पे, बिल्कुल। इतना उनके साथ हो जाए तो वो सारे व्यापारी एक दूर दराज तक के एक हो जाते हैं। इस मामले में क्यों नहीं होते तुम? हाँ, अंतर आ रहा है थोड़ा सा। ये आ रहा है कि लोग मुझे वीडियो बना के भेजते हैं जीबी रोड की, सोनागाछी से अगर लड़की निकली तो आप लोगों की बदौलत, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ कि अगर ये नहीं होता तो बच्ची ना निकलती, ये नहीं होता तो मेरे पास कम से कम 10 वीडियो जीबी रोड की पड़ी हैं, इससे भी बुरे हालात की पड़ी हैं कि कैसे लोगों को रोक रोक के पूछ पूछ के, आम महिलाएं ऊपर दुपट्टा बांध के, और 100 रुपये 150 रुपये 100-150 रुपए। और वो कोठे वाली नहीं है, वो आम घरों की औरतें हैं। तो ये एक व्यवसाय बन गया है, आप तो समझ ये लीजिए। जो आम घरों की औरतें वहाँ 100-150 रुपए हाँ, की, हाँ, और हम कई बार ऑनलाइन हाँ, भी सुनते हैं कि एस्कॉर्ट सर्विस है, हाँ, इस तरह की हाँ, सर्विसेज है, हाँ, ऑनलाइन भी आप वो कर। हाँ, कई बार हम कॉलेज गर्ल्स के बारे में सुनते वो हैं। बड़ा है, वहाँ तो 10,000 से शुरुआत है। ये कैसे होता है ये पूरा? देखिए आप गौर करिएगा, नोएडा में नहीं, आप गुड़गांव जाइए, दिल्ली जाइए बेसिकली, रेड लाइट पे जाइए, 3-4 बार में जाके रेड लाइट खुलती है जहाँ बहुत व्यस्ततम हो चौराहे, वहीं एक लड़की खड़ी दिखेगी आपको फुटपाथ पे, पोल से लगी हुई। अभी एक पुराना ज़माना था, तब वो ऐसी कुछ भी ले लिया किताब कि जैसे पढ़ रही हूँ, कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स होगी, कहीं एग्ज़ाम कल होंगे तो अभी किसी का वेट कर रही है जाने का और किताब पढ़ रही है। आज मोबाइल का, वो मोबाइल चला रही है लेकिन उसकी निगाह इधर उधर भी है, वो केवल उसका अंगूठा काफ़ी है। जैसी रेड लाइट हुई तो केवल इतना अंगूठा रखती है और इसको ऐसे चलाती रहेगी। जिसको आना होगा अंगूठा देख के वो आ जाएगा, वो साइन है। वो कहेगा हाँ, वो उसे ये कहेगा, ये जाएगी, सौदा करेगी। नहीं हुआ, कौन ध्यान देता है कौन किससे क्या कर रहा है, कितने, अगर तुम जगह दोगे तो पैसे कम लगेंगे, मैं जगह लगूंगी, मेरी जगह पे जाओगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, जगह के एक्स्ट्रा लगेंगे। सौदा तय हो गया तो चली जाएगी गाड़ी में बैठ के, नहीं हुआ तो वो फिर वापस अपनी जगह उसी मुद्रा में आ जाएगी। आप नहीं जानते कि रेड लाइट क्यों है, ये इन्हें रेड लाइट एरिया क्यों जाते हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा था, ये लड़कियां जानती हैं कि क्या है रेड लाइट। अंग्रेज़ों के टाइम में एक थोड़ा सा कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से कि सैनिक वहाँ ना जाएं, कुछ घटनाएं हुई तो वो बहुत लाइटों का तो ज़माना नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों को पुराना किसी से बातचीत में पता हो तो लैंप शेड लगते थे। हाँ, आगे है ना, लैंप शेड लगते थे, उसमें कभी गांव में तो होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हुआ था हाँ, शायद ये। हाँ, तो वो लैंप शेड में रात को तेल डाला, कुछ डाला, फिर एक चौकीदार आता था वो जलाता था। तो हर रेड लाइट के, हर एक जो बाज़ार थे दाल मंडी, इनके बाहर वो एक पोल लगा होता था और एक उधर लगा होता था और वो लाल शीशे उसके होते थे। रात को जला 8 बजे जलता था, सुबह 8 बजे बंद होता था। इसका मतलब ये रेड लाइट हो गई। अब बात ये है, वो रेड लाइट आपकी है, ये आपकी मर्जी है कि आप रेड लाइट तोड़ के जाएंगे तो आपका चालान भी कटेगा,
आपका सम्मान भी कम होगा, बड़ा बदतमीज आदमी है, रेड लाइट हो रही है उसके बाद भी तोड़ के भाग गया, आपको चोट भी लग सकती है, जो Accident इधर भी से हो आने वाला है सकता आपका एक्सीडेंट भी हो सकती है। वही सेम बात वहाँ थी कि भाई रेड लाइट हो गई है, अब आपकी मर्जी, आप अपना सम्मान खोने जाते हो तो चले जाओ, नहीं जाना चाहते तो रुक जाओ, घूम के चले जाओ, दूसरे बाजार में जाना तो इस बाजार को छोड़ दो, यहाँ मत आओ। वो आपके लिए था, इसलिए रेड लाइट एरिया कहलाया उसके। उससे पहले दाल मंडी कहलाते थे, जब तक ये नहीं थे तब तक ये। और ये हर जगह दाल मंडी में ही है, मतलब जहाँ थोक का व्यापार है, दाल, मसाले, अनाज, क्या गुड़। रीजन रहा कि वहीं पर के बाहर से व्यापारी आते थे? देखिए मैं अगर आपसे मेरठ की बात करूं पहले, अगर आप चलिए जीबी रोड की हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं तो मेन मार्केट है वो, वहाँ हर व्यापारी आएगा, हाँ, बाहर का भी आएगा, है ना। अब बाहर के व्यापारी ने कहीं रुकने की व्यवस्था कर रखी होगी। वो ज़माना ऐसा नहीं था जब ये शुरू हुए होंगे कि भाई होटल्स में लाया जाए लड़कियों को, पराई औरतों को लाया जाए, तो वहाँ जा सकते थे, उनके मनोरंजन का वो साधन था, गाना सुना। हालांकि उनको भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, भाई ये तो वहाँ पड़ा रहता है। मुझे खूब याद है कि मैं बचपन में किसी किसी के लिए सुनती थी कि वो तो वहाँ पड़ा रहे, सारा पैसा वहीं ख़त्म होता है उसका, गाना सुनता है, गाना सुन सुन के वहीं मर गया, नाचना देखता है। यही सेम बात ये थी कि ये बाज़ार, इनको यहाँ पे थोक का सब व्यापार, सब चीज़ें थी, वो उस जगह पे बसे ये ताकि वहाँ व्यापारी आए तो उसके मनोरंजन का हो सके, इसलिए कोई एतराज़ नहीं हुआ। ये तवायफ वाला भी ट्रेडिशन रहा। तवायफ वाला भी ट्रेडिशन रहा उस समय कि नाचना गाना था, उसके बाद ये भी आया। मगर अब उसके बाद जो बदला तब ये रेड लाइट एरिया हुए, उसके बाद तो इन लड़कियों को तो पता वो रेड लाइट पे ही खड़ी हैं, केवल उनको पता जो रेड लाइट पे पोल पे पैर ऊपर करके एक खड़ी है, एक पैर नीचे एक ऊपर है, ये वो इस रैकेट का पार्ट है। वो इस रैकेट का पार्ट है, वो कॉल गर्ल है। तो जिनको हम कॉल गर्ल्स कह रहे हैं, तो इनको इस धंधे में मतलब कोई इस लाता ही बिजनेस में कैसे आती हैं नहीं, फिर? कोई लाता, उनको लग्जरी चाहिए। देखिए अभी तो एक बड़ा ख़राब बात चल गई है पिछले कुछ बरसों से। मैं तो अभी तक काउंसलिंग को ये समझती आई हूँ कि किसी को मेंटल ट्रॉमा हो तो उसकी काउंसलिंग हो, घरेलू प्रॉब्लम हो उसमें काउंसलिंग हो, वही मेरे लोग करते आए, मेरे साथी, मेरे काउंसलर्स। अभी क्या है कि हमने एक फॉर्म भरा, हम बीटेक करने जा रहे हैं, लॉ करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, तो अभी काउंसलिंग नहीं हुई है ना। सुना है काउंसलिंग? ये कैसी काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? ये मैंने दिल्ली भरा, ये मैंने ये कॉलेज भरा, ये मैंने ये कॉलेज भरा, दूर दराज की भर्ती है मैंने। मैं मेरठ में रह रही हूँ, मैंने बेंगलोर भरा है, उड़ीसा भरा है, वहाँ भरा, मेनली बेंगलोर। बेंगलोर का बच्चा भरता तो इधर भर रहा है। ये क्या है काउंसलिंग? बच्चे से पूछा जाएगा, हाँ सबसे पहले पूछा कि अच्छा भाई उड़ीसा है आपका पहला कि बेंगलोर? बेंगलोर है जी। बेंगलोर तो नहीं मिल रहा आपको, तो उड़ीसा दे दो। ये काउंसलिंग है? ये कैसी काउंसलिंग है? मुझे तो समझ ही नहीं आई ये क्या है काउंसलिंग। हो गया क्यों भाई? तुम्हारे शहर तो क्या दिल्ली एजुकेशन हब नहीं है? मेरठ एजुकेशन है, मेरठ में 19 यूनिवर्सिटी है अकेले मेरठ में, तो क्या वहाँ एजुकेशन नहीं है? बाहर का बच्चा वहाँ, अकेला एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बाहर तक के भी 18,000 स्टूडेंट है इस समय, और विदेशी भी हैं, अफ्रीकी हैं और दूसरे देशों से भी हैं। तो हमारा बच्चा बाहर पढ़ने क्यों जाएगा? क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए। माँ बाप के पास इजी मनी है इस समय, खास तौर पे वेस्टर्न यूपी में इजी मनी है, ज़मीन बेच के पैसे आए, बहुत पैसा था, पैसा है, तो बच्चा कहीं भी जाए और खुश होते हैं, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। अरे पूछ तो लो उसकी ज़रूरतें पूरी हुई नहीं तो वो क्या कर रहा है बच्चा? अपने नोएडा में देख लो, आप बाहर निकलो, मैं तो पिछले 1 साल से नोएडा में इतने चक्कर लगे हैं कि मैं देखती हूँ, शर्मिंदा हो जाती हूँ सच में। ये हैं बेटियाँ, इन बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, नहीं वो बचती। अगर ये बेटियां बच रही होती तो फिर कोई भी बेटी खराब ना हुई होती। और ये अपनी मर्जी से हो रहा मर्जी से, ये सब अपनी मर्जी से, इनका कहीं कुछ नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। माँ बाप को पता नहीं लगता है, उन्हें ये नहीं पता लगता कि ब्रांडेड कपड़े, अरे मुझे तो अंतर ही नहीं समझ में आया, अरे ब्रांडेड क्या होता है और बे ब्रांडेड क्या होता है, सब मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ब्रांडेड पहन लोगे? क्या कोई एक, मतलब अभी नई टैगलाइन इन्होंने शुरू करके कह दिया है, माई बॉडी माई चॉइस। तो उसके लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, ब्रांडेड शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, सामान्य कपड़ों में आपकी इज्जत चली जाती है। लेकिन मैम, माई बॉडी माई चॉइस का हक तो उसको होना चाहिए। केवल सेक्सुअली? बॉडी क्यों? माई लाइफ कहो ना, माई लाइफ माई चॉइस कहो, माई बॉडी क्यों? तो आप तो खुद आमंत्रित कर रहे हैं ना कि मेरा शरीर है खुला, मैं आमंत्रण दे रही हूँ, जिसको मैं पसंद करूंगी वो आ जाए। ये कैसी बात है उसकी आज़ादी, मगर बॉडी पे तो नहीं। कुछ चीज़ें तो सेफ करके रखो। फिर माई बॉडी माई चॉइस है अगर,
तो फिर आपको बचाने वाला इस हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, इसे बचाने वाला कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। मैम, जब आप रेस्क्यू ऑपरेशंस में गए होंगे शुरुआत में, एक तो एक टर्म आप लोग यूज करते हो, रेड। मैं रेड नहीं करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ उससे, मैं रेड नहीं करती, रेस्क्यू मैं ऑपरेशंस रेस्क्यू होते हैं। करती हूँ। हाँ। तो जब आप वहाँ गए होगे, या कई बार ऐसी भी चीजें दिख गई होंगी कि एकदम दिल धक से रह गया होगा कि यार ये क्या, मतलब इतना ज्यादा खराब है। नहीं, खराब तो देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया, चूने जैसी बात है। मैंने खराब तो बहुत सारे, मैं तो हर रोज जा रहा, देखिए मैं उन लोगों से भी, मुझे थोड़ा सा एतराज है कि आप उस बात पे क्यों फोकस करते हैं कि मुझे क्यों नहीं दिखेगा हर रोज, इतनी सी तो जगह है, मुझे हर रोज हर बदहाली दिख रही है। जैसा फिल्मों में हम देखते हैं उस तरह का होता है। इससे भी बुरा, बस काफ़ी हद तक गंगूबाई को बहुत रिसर्च किया गया है शायद, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करती हूँ भंसाली जी को, कि उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है, इसको सर्च किया है बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ। इतना ही अंधेरा, मैंने कभी वहाँ रोशनी नहीं देखी, वो एक डिम लाइट इतनी सी रहेगी। शाम होती, मान लो मैं कभी बैठी हूँ मैंने कहा दोनों वक्त मिल रहे, लाइट तो जला दो, कभी तो बन जाओ घरेलू औरतें। हाँ जला दो भाई, जला दी, वो ना जलने से बेहतर थी। कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि वो रोशनी फिर उन केबिन्स तक भी जा रही है। केबिन्स बने हुए हैं वहाँ। केबिन भी नहीं है वो, मान लीजिए ये आपका कमरा, ऐसे ऐसे मान लीजिए इसको आड़ा, उस दरवाजे से लेके आड़ा एक आदमी 5 फुट 6 फीट के आदमी के पैर आ सकें, इतनी जगह है। और ये इतने में 3 केबिन हैं, तीनों केबिन में पर्दे हैं और कुछ नहीं, पर्दे हैं, बस वही पर्देदारी है और कुछ नहीं। कभी कभी जब जीबी रोड से मार्केट से कोई गुजरता भी है तो वो खिड़कियों में बहुत सारे चेहरे दिखते रहते हैं। उसके बिना कैसे वो सामने वाले को दिखाएंगे कौन चेहरा अच्छा है, और चेहरा नहीं है वो, आप देखिए तो यहाँ तक वो दिखते हैं, पूरे झुके हुए होते हैं। फिर गौर करिएगा, पूरा झुकना पड़ता है, क्योंकि उनको दिखाना है कि हम कितने ग्रोन अप हैं, हम आपको प्लेजर आपका अल्टीमेट दे पाएंगे या नहीं, कौन दे पाएगा। आप जानते हैं कि जब एक कस्टमर ऊपर आता है वो कैसे देखता है, वो हर चीज़ छू के देखता है, जैसे सामान खरीद रहा हो, जैसे आलू भाजी खरीद रहा हो, ये ख़राब है, ये रोटन है, ये अच्छा है, फ्रेश है, सब देखता है। और वो जिनके, जो शायद महीनों से नहाए नहीं, जो बोरी ढो रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो पेंट करके अभी आया है, या वो कुछ और मजदूरी करके आया है जिसके हाथ भी नहीं धुले ढंग से, वो वहाँ आता है। ज्यादातर आने वाले लोग हाँ, इसी क्लास वहाँ कोई से क्यों जाएगा, आपको देने के लिए सब कुछ तो आपके बेडरूम में परोसा जा रहा है ओटीटी से, वहाँ क्यों जाएंगे। अभी तो आपको तो मेंटली सेक्स हैबिचुअल बनाया जा रहा है, कहाँ ज़रूरत है आपको वहाँ जाने की किसी को। ओटी आप बंद कमरा मत करिए, मत भी करिए बंद, खुले में भी देखिए, कुछ भी देखिए, क्या चीज़ नहीं। आप ऐतराज़ करता है कोई करता है कि क्यों आश्रम जैसी चीज़ बनाई गई होती तो क्या सेक्स दिखाना ज़रूरी था, अच्छा था, एक एक्सपोज करना चाहिए किसी को, और वो भी इतने संवेदनशील निर्माता से मैं उम्मीद नहीं करती थी। प्रकाश झा, हाँ, कि वो ठीक है बहुत अच्छी बनाई, उस आदमी को एक्सपोज होना ही चाहिए था जिसको किया। मगर आप जानते हैं कि उसके सरकार में कितनी पैठ है, क्या बिगाड़ लिया आप उसको कम से कम साल भर में 20 बार पैरोल मिली है, बोला कोई सरकार में। और क्या पता कि वो आगे चुनाव ही लड़ ले, अब क्या पता लग रहा है, उसके लाखों अनुयायी हैं। तो किसकी मैं बात करूं किसकी ना करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम किसी भी पहलू को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी आपको लोग कहेंगे, सराहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। अरे तुम भी तो कर लो, मैं आज हूं कल नहीं हूं, मुझे तो अभी तक सच कह रही हूं मुझे बिल्कुल, मैं अभी किसी भी उत्तराधिकारी को भी अब ये नहीं समझ पाई कि मैं किसको कमान सौंप के जाऊं। ये जो जिन घरों में ये लोग रहते हैं वो घर किनके होते हैं? खुद के हैं, खुद के हैं। नीचे दुकानदार की दुकान है, ऊपर इनकी है। इतनी सी तो जगह, जितनी दुकान है इतनी सी वो जगह है। तो वो कोई अलग से तो इनके अलग घर हैं मालकिनों के, इन औरतों के घर थोड़ी हैं, इनका कोई घर नहीं होता। तो ये मालकिन जो होती हैं वो भी इसी बिजनेस से निकली होती हैं या बाहर से आती हैं? बाहर से कोई नहीं आती, इसी बिजनेस से निकली। ज़्यादातर नेपाली हैं, राजस्थानी हैं, जो पहले से इस प्रोफेशन में हैं, और हैं इस तरह की बंगाली हैं जो रह रही हैं। तो वो जब उनका होल्ड हो जाता है, उनके पास ज़्यादा लड़कियां हो जाती हैं, वही मालकिन बन जाती हैं।
दो तरह का है ना, कि एक तो होती हैं जो ब्रोथल ओनर हैं, जिनका अपना वो है, बिल्डिंग है। एक होती है वो जो ब्रोथल कीपर हैं, जो चला रही है। चला, एक बिल्डिंग 4 मंजिली है तो 4 कीपर हो सकती हैं, संचालिका। तो इस तरह तो से ये ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है? बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए लीगली कहें तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित ही है, और ऐसे कहें तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। इसको किसी को कुछ नहीं कहने की जरूरत पड़ती, सब सिस्टमेटिकल होता रहता है। देखिए उदाहरण से बताऊंगी, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। एक बच्ची मेरे शहर के नज़दीक से गायब होती है उसको कैसे टारगेट किया जाता है उसके बहुत पड़ोसी से, मुझे भी हैरानी होती है कभी कभी, जिन्हें मैं समझ नहीं पाई इतने 32 साल में भी, कि उसका किसी से, वो बहुत दुखी लड़की थी। दुखी इसलिए कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट में मर गए, 2 भाई और एक ये बहन घर पे थे, ये बच गए। बुआ ले आई तीनों को, और उस कम्युनिटी से थे कि जहाँ इस तरह के रिश्ते हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। बुआ ने बेटे तो इसलिए पाले अच्छे से कि बेटियों से शादी हो जाएगी। बेटी, उसके बुआ के बेटा था नहीं, तो बेटी का पालन पोषण ऐसे हुआ कि वो बस जाती नहर पे और कपड़े धोती, धोबी थे वो, और वापस चली जाती। रोटी मिली नहीं मिली, बहुत कमज़ोर सी, बहुत ही मतलब बदहाली में। ऐसे में किसी लड़के जो वहीं नहर पे आता होगा नहाने वाने, आसपास के गांव के बच्चे आते रहते हैं नहर पे, उसके साथ थोड़ी उसकी आत्मीयता बढ़ी। उसने आप बीती बताई उसको, थोड़ा सा उनमें आकर्षण बढ़ा। तो लड़का समझदार था, उसने एक दिन ये कहा कि देखो मेरा और तुम्हारा आगे कुछ नहीं हो सकता, एक बार कि तुम अपने घर से भाग के मेरे पास आ सकती हो, पर मेरी जो कम्युनिटी है वो कतई भी मुझे मार देगी, तुझे मार देगी। मैं तुझे स्वीकार करके अपने घर में कभी नहीं ला सकता, और मैं अभी इस लायक हूँ नहीं कि मैं कुछ करूँ। अच्छा ये है कि ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए। वो बेचारी क्या बोलती, जो सदा की सताई थी वो बिल्कुल चुपचाप चली गई। अब देखिए कैसे टारगेट करते हैं। ऐसे में कोई और लड़का उसको देख रहा था कि ये सब हो रहा है, तो अगले दिन वो कहता कि देख लिया इन काफिरों को, ये तेरे से करता शादी, तू इसके चक्कर में लग रही थी। मैं करूँगा तेरे से शादी, हम तो सेम बिरादरी के हैं, मैं शादी करूँगा, पर यहाँ नहीं होने देने की ना तेरी बुआ। तो ऐसा कर, ये पकड़ पैसे, ये पकड़ टिकट, मेरठ का टिकट दिया, 20 रुपये दिए। मैं उसे कहती हूँ कि 20 रुपये में बिक गई वो लड़की। 20 रुपये उसकी हथेली में दिए, और उतर जाना बस से, मैं बाद में आऊँगा, एक साथ जाएंगे तो शक हो जाएगा, तो मैं आ जाऊँगा, और तू कह देना रिक्शे वाले से बस अड्डे पे उतर के कि कबाड़ी बाजार छोड़ दो। फिर वहाँ से तू किसी भी कमरे पे चढ़ जाना, वो सब मेरी मौसियों के घर है। मूर्ख लड़की बैठ गई है। बैठने के बाद में रिक्शे, आप देखिए स्टेक होल्डर कौन कौन है, उसने वहाँ से बिठाया, इसका मतलब उसकी वहाँ पहचान होगी। बिल्कुल। कि उसने कह दिया कि मेरी मौसी यहाँ है, तू चला ही जा वहाँ से। उसके बाद रिक्शे वाला हो गया, चैन समझिए। वो रिक्शा वाला उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानती। उसने कहा किसी भी रिक्शे वाले से कहना। उसने रिक्शे वाले से कहा भैया मुझे कबाड़ी बाजार जाना। ठीक है बैठ जा। लिया, कोई पैसा नहीं लिया, कबाड़ी बाजार में उसको छोड़ दिया। 20 रुपये उसकी हथेली में थे। वो कमरे पे चढ़ गई, जिस कमरे पे चढ़ी वहाँ से उन्होंने उतार के उस पे पहुँचा दी जो सब चीज़ को करते मैनेज। वहाँ चली गई। हुआ ये कि हमारे यहाँ वहाँ नीचे जहाँ बाज़ार है वहाँ नीचे पैंट लगती थी शुक्रवार को। पता नहीं उस दिन मैं अपने घर से आ रही थी अपने मायके से, तो ऐसी पैदल। वैसे मैं जनरली क्या करती हूँ वहाँ, मैं अगर मुझे ऊपर नहीं जाना होता तो मैं दुपट्टा उपट्टा डाल के मुंह बांध देती हूँ। नहीं बेकार क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें। खिड़की पे खड़ी हो, पीछे हो जाती हैं, दरवाजे बंद करती हैं। पहचानते भी होंगे, तुमको लगता होगा हाँ फिर कुछ बात परेशानी होगी। होगी। नहीं ऐसे भी वो बेचारी थोड़ा शर्म भी करती हैं, तो दरवाजे वरवाजे बंद कर लेती हैं कि ऊपर आएंगी तो फिर डांट लगेंगी। तो जो उनका मुख्य सबसे बड़ा पिंप था वो उतर रहा था वहाँ से एक जीने से। अब वो इतनी भीड़ होती है और इतनी कंजेस्टेड जीने के उतरता हुआ आदमी दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अचानक सामने आया तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गई, वो भी। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, भगवान जाने। मैं कहती हूँ हमेशा इस काम में कि मुझे पता नहीं कैसे ऊपर वाला ही की सीट घसाट के लाया, पता नहीं मेरा क्या होगा ऊपर जाके। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा बहुत उड़ रहा है, एक दिन तेरे टांगे काट दूंगी। और मैं यूँ कह के मैं चल दी, ऐसे कह के बस उसे। उसने कहा रुको 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 1 मिनट। मैंने कहा जी यहीं लड़ाई होगी जो भी होगी। उन्हें एक रिक्शे वाले को बात लगाई कि बहन जी को इनके ऑफिस छोड़ के आ। उसे 20 रुपये दिए। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी अपना। हाँ बैठ जाओ। मैं चली गई। मेरे से पहले वो मेरे ऑफिस में था बाइक से। मैंने कहा यहाँ क्यों आया? तो उसने कहा वहाँ नहीं बता सकता था, एक लड़की आई है उसे निकाल लो। उसने ये सोचा, जब उसने मुझे बाद में बताया, उसने ये सोचा कि मुझे पता लग गया अच्छा। लड़की आई है और इसके कमरे पे जो इसकी कीप है
उसके कमरे पे है। तो ये इसलिए मुझे कह रही तेरी टांग काट दूंगी, तो इन्हें पता तो है ये कुछ करेंगी, इसलिए वहाँ पहुँच गया। खैर उसका सौभाग्य था लड़की का कि हम उसे बचा पाए उस दिन, और वहाँ तो नहीं भेजी हमने क्योंकि बुआ के यहाँ तो सुरक्षित ही नहीं थी अब, पर नाइट निकेतन जाके उसकी शादी हुई उसकी कम्युनिटी में, बच गई, बस इतना हुआ। लेकिन अब आप इसके बाद की अगर सुनेंगे तो जो लड़की नहीं जा पाती, ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं आई या मेरा समझ लो कि मैं खुराफाती की तरह से उनकी जान जैसे कोट मुझे कई बार ये लगता है ना कि ये मार्केट है, जहां भी हो रहा होता है एक हाँ, भीड़ भाड़ की भीड़ मार्केट भाड़ है, की मार्केट है। उतर के मैं भाग क्यों नहीं सकता? ऊपर तो भीड़ नहीं है ना, कैसे भागूं? और वो उन्हीं के तो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो चाहे व्यापारी, मैंने वही बात आपको कही, व्यापारी जरा सी बात के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, सरकारों पे इतना बड़ा जबरदस्त दबाव बनाते हैं। इसके लिए तो कभी दबाव नहीं बनाया कि खत्म करो, हमारे सिरों पे बैठी हैं ये, कब कहा? तो भागती लड़की को सैकड़ों बार पकड़वाया इन्हीं लोगों ने। मैंने कहा ना कि मुझे वहां को ऊपर वाला घसीट घसीट के ले जाता रहा। और वहां भी उनको बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में रखते हैं, वहां पे बहुत बुरे हालात में रखते हैं। वहां तक बिकने में तो उससे पहले उनके साथ क्या क्या नहीं बीत जाता। आप क्या सोचते हैं, एक लड़का जब प्यार में फंसा के ला रहा है, वो उसे खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा पहले? बिल्कुल कर रहा है। वहां तो वो कितना ही कहीं फ्रेश है, नहीं होती है। वहां से आएगी किसके जरिए वहां तक पहुंची, वो सामने वाला बंदा तो कभी सामने ही नहीं आता, उसके बाद कभी भी नहीं आता, तो कभी नहीं दिखता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं जो भंसाली जी की वो फिल्म है कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके उसको बनाया। कभी कभी जैसे मेरे साथी मेरे साथ उसको देखने के हम 15-16 लोग गए, तो अभी ये जो मेरे साथ हैं बेटी संजुक शर्मा, इन्होंने मुझे कहा कि मैम देखो बिल्कुल उसकी तरह चल रही है, किसी की तरह। एक बात उसने मुझे कही वहीं की, क्योंकि वो छोटा पल्लू, जैसे हम लंबा पल्लू रखते हैं सिर पर रखना पड़ा तो यहाँ तक रहेगा, वो छोटा सा यहाँ पड़ा है, और थोड़ा झूल के चलना, वो ऐसा सिस्टम है कैसे आ जाता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मगर जब वो लड़की वहां थी तब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, वो जो दलाल हैं, वो जो उनके पाले हुए गुंडे हैं। अगर लड़की नहीं मान रही, आप भागने की बात कह रहे हैं, वो गुंडे हर जगह हैं, कहाँ नहीं है। वो दुकान में बैठे हैं, सामने चाय के खोके पे बैठे हैं, उनका काम ही है, वो इसी बात का तो पैसा लेते हैं। और सबसे बड़े गुंडे जो पुलिस है, जो पिकेट है वहाँ, जो हर वक्त। आपको छोटा सा बताती हूँ, ये एक दुकान है, वो एक दुकान है, उसके ऊपर भी कमरे हैं, इसके ऊपर भी कमरे हैं। अब यहाँ वाले की अगर सेटिंग करनी है तो उसको यहाँ खड़ा होना होगा। आप किसी दुकानदार के पास खड़े होकर देख लीजिए, अपनी स्कूटी रोक के देख लीजिए, वो 100 बात कहेगा, हटाओ मेरे पास से तो कुछ नहीं ले रहे, नहीं हो रहेगा, उसे नहीं कहेगा। उसकी स्कूटी, स्कूटर, बाइक सब खड़ी रहेगी और वो खड़ा हो जाएगा वहाँ, देख रहा है कौन से पे सेटिंग। अगर हो गई, सामने वाले पे सेटिंग होगी, ठीक है, 10 रुपये उसके हो गए, केवल 10 रुपये, बहुत बड़ी रकम नहीं है। ऊपर गया, उसकी लड़की के साथ बैठा, वहाँ पैसे दिए, फिर वो 10 रुपये मालकिन से लेने जाएगा कि वो कस्टमर आया था मेरी दुकान पे से, 20 रुपये आ गया। दिन भर में अगर उसकी दुकान पे से 10 लोग भी चले गए, 200 रुपये कमाए, मत हो बिक्री, कुछ तो हुआ। फिर तो उस दुकानदार और उस पिंप में कोई अंतर ही नहीं है। ये सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर नीचे के दुकानदार चाहें तो ये रेड लाइट एरियाज एक दिन भी ना रहे, एक दिन भी कैसे रह जाएंगे? अगर वो व्यापारी हैं, सब बड़े व्यापारी हैं, वो कहेंगे नहीं भाई हमारा घर खराब हो रहा है, हमारा बाजार खराब हो रहा है, हमारे आसपास के लोग नहीं आ रहे। और सच्चाई बताऊं, मेरे यहाँ कुछ दिन के लिए बंद हो गए थे हाई कोर्ट के आदेश से, तो लोग भूखे मरने लगे थे, बोले हम तो भूखे मर गए, कस्टमर नहीं आ रहा। सोचिए। और वो महिलाएं भी क्या करेंगी? उनके पास भी खाने पीने का कोई दूसरा चारा तो कुछ है भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। और मैं अगर कड़वी सच्चाई बताऊं, 2010 में सोनागाछी में एक लड़की को पीट पीट, उसी को पे आधारित वो संजय लीला भंसाली ने उसमें किया है, उसको पीट पीट के मारा, जान से मार दिया। सैडिस्ट हैं वो लोग जो आते हैं वहाँ, उनको अल्टीमेट प्लेजर उनकी चीख से, उनके रोने से, उनके चिल्लाने से मिलता है। अगर कोई लड़की सहन कर जाए ना तो उसको ठंडी के लात मार के बाहर निकाल देते हैं, ये नहीं दूसरी बेच। उनका अल्टीमेट प्लेजर हुआ, अपने आप को मर्द दिखाना चाहते हैं। इसी मर्दानगी में वो लड़की मरी। मरने के बाद उस मालकिन को एक तो अपना नुकसान दिखा, दूसरा थोड़ा इमोशनल भी हुई होगी। उसने भाग भाग के मुकदमा लिखाना चाहा, नहीं लिखा गया। फिर किसी ने उसको कहा कि तुम कोर्ट से लिखाओ, उसने कोर्ट से लिखाया। कोर्ट से लिखाने के बाद में अखबारों में छप गया। अखबारों में छपने में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको लिया और तमाम स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की कि आप अपने अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल से भेजें। एक बड़ी बैठक होनी है, मैराथन, बड़ी बहस के बाद एक सब जगह से गए और तय हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में
कि 24 ट्रेड तय किए गए कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोबाइल रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग, लड़कों के लिए मोटरसाइकिल, ये इस तरह करके 24 ट्रेड में तय किया गया। कंप्यूटर, सब चीज़ें करी और उनके लिए ये तय किया गया कि ITI जितनी भी हैं हर स्टेट में, वो देंगी इनको ट्रेनिंग। सिंडिकेट का एक प्रतिष्ठान है सिडबी, जो ट्रेनिंग देता है। सिडबी। और मिशन क्या है वो, रोजगार या क्या है सरकार की एक योजना, उसके अंतर्गत ये सब इनको देंगे ट्रेनिंग्स। डूडा, डिस्ट्रिक्ट अर्बन जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, वो सूडा, ये सब इनको ट्रेनिंग्स देंगे और ये एडवाइजरी जारी होगी और बहुत जल्दी हमको इसको बताएंगे कि आपने आगे क्या किया। उसकी एक कॉपी हमारे पास भी आ गई उस ऑर्डर की, बाकायदा देखे, और उसमें रंगनाथ मिश्र माननीय और मार्कंडेय काटजू साहब, ये वो लोग रहे उस समय। उन्होंने उसको इतने मार्मिक ढंग से वो लिखा, वो लगभग 40-50 पेज का वो एक ऑर्डर है और पूरा एक एक खोल खोल के उन्होंने लिखा कैसे वो बच्ची मरी, उस पर क्या बीता होगा, क्या किया, कौन है वो लोग, सब उन्होंने लिखा। सबको चला गया, हमारे पास भी आया। हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो अब कुछ नई पहल होने जा रही है। देखिए क्या नतीजा निकलता है। नतीजा ये निकला कि हमारे पास एक दिन फ़ोन आता है कि डूडा से कि मैडम कुछ महिलाओं के जो आउटडेटेड हैं उनके दे दो नंबर, उनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने खुशी खुशी 70 महिलाओं के नंबर दिए। महीनों बीत गए, कोई आया ही नहीं ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने एक दिन उसी नंबर फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से मुझसे नंबर नाम मांगे गए थे, मैंने कुछ नंबर नाम दिए। बोले वो ट्रेनिंग तो हो गई मैडम, कब की, आपको पता नहीं लगा। मैंने कहा पता नहीं लगा। मैं भाग के वहाँ गई, मैंने कहा भाई क्या ट्रेनिंग हुई तुम्हारी? नहीं दीदी, हम तो आपके बिना कहीं जाते भी नहीं, हमारी ट्रेनिंग कोई करेगा तो हम तो आपसे कहेंगे। फेक, खाली कागजों में ट्रेनिंग हो सब गई। कागजों में पूरे हिंदुस्तान भर की ट्रेनिंग हो गई, पूरे हिंदुस्तान भर में पुनर्वास हो गया सारी महिलाओं का। रेड लाइट एरिया खत्म हो गए तो हो जाने चाहिए इस हिसाब से। तो किसकी मंशा है, कौन करेगा? ये जुडिशरी को तथा बता सकते हैं, ये जुडिशरी के इतने बड़े प्रयास को पलीता लगा सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं। और उसमें भी जिन जस्टिस के नाम है ये सब ये बड़े नामी एक्टिविस्ट जस्टिस है। टाइप के लोग हैं, ये बड़े नाम हैं ये। तो और अभी बदलते समय के साथ अभी काफी स्वरूप भी बदल रहा है इस पूरे बिजनेस का। हाँ, हाँ, ऑनलाइन आ जाने के बाद से बिल्कुल, काफी चेंजेस भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए स्पा सेंटर्स हैं, मसाज पार्लर्स हैं, उससे भी ज़्यादा। हम क्यों स्पा सेंटर में जा रहे हैं? जिसके पास पैसा वहाँ बहुत लगता है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो स्पा सेंटर में दे, मसाज पार्लर में दे, वो घर में जकोजी भी बनाता है, बना सकता है अपने बाथरूम में, उसको भाप स्नान ही तो करना है, वहाँ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, वो स्पा सेंटर में जाएगा, मसाज पार्लर में जाएगा। अभी तो उससे भी बड़ा ओयो होटल्स हैं। मुझे लोगों ने कहा कि आप ओयो होटल का खुल के नाम ले रही हैं। मैंने कहा मैं इससे भी बेदर्दी से लूँगी, क्योंकि मैं दिख रही हूँ मेरा शहर कैसे बिगड़ रहा है इन ओयो होटल्स के। घंटे के हिसाब से पैसे दिया जा रहा है। लड़कियाँ मुंह बांध के आ रही हैं, बाइक पे आ रही हैं लड़के के साथ, 1 घंटा रुकी चली गई, कहीं एंट्री नहीं है, होटल ही नहीं है। शमशान के बराबर में 2 कमरे, एक नीचे एक ऊपर, ऊपर ओयो होटल का बोर्ड है। कहाँ है भाई? रिसेप्शन है, कुछ कैमरा है, कुछ नहीं। बट ओयो है। सेक्सुअल फ्रीडम तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, मिलनी चाहिए, मान लिया मैंने, मिलनी चाहिए, मगर ये तो पता कर लो वो हैं कौन। ऐसी कौन सी नीड हो गई कि आप जल्दी विवाह को आप तैयार नहीं हैं, लेट मैरिज आप करने पे कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं। फिर अभी आप एक बात को इग्नोर कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि फिर ये ब्लैकमेल भी होते हैं, लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होते हैं। पहले जाते हैं, फिर इनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर ये ब्लैकमेल होते हैं आपस में, फिर ये मुकदमे लिखाते हैं, पुलिस पर अनावश्यक भार बढ़ाते हैं। जब ये कहते हैं कि नशीला पदार्थ देके, इस शब्द से मुझे हद से ज्यादा नफरत है। कब दिया वो नशीला पदार्थ यार? उठ के क्यों नहीं चली आई? पता नहीं लगा? अभी तुम 10 दिन बाद बता रही हो कि मेरे साथ रेप हुआ। ये बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। घंटे घंटे भर के लिए दे रहे हैं, ऐसी कैसी सेक्सुअल डिजायर है? शादी कर लो। हम जानते कि पहले हमारे ज़माने में लोगों के 10-10 साल अफेयर चलते थे, घर वाले तैयार नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, 10 साल बाद सिर झुका के अगर दूसरी जगह शादी भी कर ली तो भले ही वो असफल रही है, जो भी हुआ, समय काट दिया वहीं। लेकिन बहुत मामलों में माँ बाप तैयार भी होते थे कि बहुत समय हो गया, बच्चे बिल्कुल कहीं गलत नहीं है। आज तो 1 साल में मेकअप ब्रेकअप, और फिर बड़ी सीधी सी बात है कि लेट शादी और जल्दी तलाक, ये भी तो चल रहा है।
और लोगों में विकृतियां भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। मैं आपका ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी आपने जिम और वाइफ शॉपिंग इन सब के बारे में भी आपने डिटेल में बात की है। ये तो बहुत विभत्स रूप है हमारे समाज का, जिस पे अगर आप जागरूक नहीं हुए तो हमको, और ये बड़े लोगों का खेल है, ये हमारा नहीं है, ये उनका खेल है जिनके पास पैसा है और एन्जॉयमेंट चाहिए उनको। बाहर जाएँगे तो लोग चर्चा करेंगे, होटल्स में किसी को बुलाएँगे कॉल गर्ल को तो एक्सपोज़ होने का डर है। और ये वीकेंड पे इनकी पार्टियाँ होती हैं, उन पार्टीज़ में एक लिया जाएगा ट्रे, उसमें सबकी गाड़ी की चाबी डलेंगी, उसके बाद वो उठाएँगे, अंधेरा कर दिया जाएगा, ड्रिंक किए हुए होंगे सब, जिसकी चाबी उसकी बीवी, ये उसके साथ। ओपनली हो रहा है ये? बिल्कुल, मेरे पास एक महिला आती है और वो कहती है कि मुझे बचा लो बस, लेकिन मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी अधिकारी की पत्नी थी। मैंने कहा कहाँ पे तैनात हैं? बोली वो नहीं बताऊँगी। मत बताओ, क्या करते हैं? ये होता है मेरे साथ और मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा अपने घरवालों को बोलो, हमको कहने से क्या फ़ायदा? अपने माता-पिता को बताओ, भाइयों को बताओ कि मेरे साथ, कि ये इतना बड़ा अफ़सर है, ये किसी की नहीं चलने देगा, ये मुझे ही बदचलन साबित कर देगा। मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो, तलाक ले लो। कि बोले वो प्रेस्टीज इश्यू मेरे घरवालों का भी है, इसका भी है। मैंने कहा इसकी प्रेस्टीज क्या देखती हो? ये तो तुम्हारी प्रेस्टीज से खेल रहा है, फिर इसकी क्या? इनके सबकी तो खेल रहे हैं। आज मैं दूसरे के साथ हूँ, कल उसकी दूसरे के साथ है। ये तो सबका चल रहा है और ये सुबह मुँह कैसे दिखा पाते हैं एक-दूसरे को, मुझे ये नहीं समझ आता। क्योंकि अंधेरा वहाँ है जब चाबी उठाई है और रूम में अंधेरा नहीं है। हमें पता है कि ये किसका पति है, उसको पता है कि ये किसकी पत्नी है। और मैं कहती हूँ लोग इनकार कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं है ऐसा, नहीं है, मान लिया मैंने। फिर ये शब्द कहाँ से आया? वो मुझे बता दो ना, कोई तो मुझे क्लैरिफ़िकेशन करो। ये वाइफ़ स्वैपिंग कहाँ से आई? कहाँ से ये शब्द आया? या ज़िगोलो के लिए लोग करते हैं, मेल प्रस्टिट्यूट के लिए, कि कोई ज़िगोलो-विगोलो नहीं है, नहीं है। मान लिया मैंने, मान लिया, मैं तो बहुत पहले से कहती आई हूँ। मगर अभी एक सीरीज़ आई, सीए टॉपर, शौकीन भी आई, 2 आई। शौकीन, ये कौन है फिर? इन पे भी ऐतराज़ करिए ना, मेरे कहने पे क्यों करते हैं? और मैं तो खुल के कहती हूँ कि मेरे कहने के बाद ये दोनों सीरीज़ आई। मैं तो खुल के कह रही हूँ। तो क्या इनका भी शोषण उसी तरह होता है जिस तरह से? बहुत बुरा इन लड़कों का। ये जो ज़िगोलो हैं, इनका बहुत बुरा, उन वाइफ़्स का तो है ही। एक टाइम वो आता है कि इनके परिवार ही खत्म हो रहे हैं। ये केवल रह रही हैं, वाइफ़ स्वैपिंग की मैं अभी बात कर रही हूँ, वो केवल रह रही हैं। उस महिला ने मुझे कहा कि मैं रहूँगी अब, मगर उस आदमी को ज़िंदगी में अपने हाथ नहीं लगाने दूँगी। अब ये जिसको कहेगा मैं वहाँ जाऊँगी। जब ये नहीं भी कहेगा मैं तब भी जाऊँगी। अब मैं इसकी इज़्ज़त से ऐसे खेलूँगी। अब क्या इज़्ज़त रह गई मेरी? और ये ज़िगोलो की स्थिति है कि ज़िगोलो जाते हैं पहले मसाज पार्लर में, और मुझे किसी ने कहा कि मैं जब गया मेरी बहुत उम्र नहीं थी मसाज पार्लर में, और वहाँ मुझे लड़की बॉडी टू बॉडी मसाज देने की बात कर रही थी। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं, मैं तो नहीं करवाऊँगा ये, मैं तो किसी दोस्त के साथ आ गया। तो फिर उसने कहा चल छोड़। बाहर गई और किसी बड़ी उम्र की औरत को मेरे साथ भेज दिया। वो शुरू में तो मेरे मसाज करती रही, उसके बाद फिर उसने भी वो ये सब हरकतें शुरू करी। मैं वहाँ से निकला, मुझे नहीं जाना। मगर उसका मैं दूसरा पक्ष बताती हूँ कि जब एक बच्चा, मतलब अच्छा स्मार्ट और बॉडी-शॉडी उसकी बनी हुई, मैंने कहा मुझे अकेले में बात करनी है। चलो करते, बताओ। जी मेरा ज़बरदस्त शोषण हो रहा है, मैं बचना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मैं नहीं बचा, बहुत उम्मीद करके आप तक आया हूँ। क्या चलो बताओ। कि मैं मसाज पार्लर में जाता था, पहले जिम जाता था। जिम के बाद किसी ने कहा कि यार कभी-कभी मसाज भी कराया करो। जिम करने से जो मसल्स हैं ना, वो कभी-कभी फूल जाती हैं टेंस ज़्यादा। हो जाती हाँ, हैं। टेंस हो जाती हैं, तो मसाज करानी चाहिए। फिर मसाज पार्लर चला गया। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का हूँ, तो इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। 1 महीना जिम किया, तो 2-4 बार मैं कि चलो मसाज पार्लर भी चला जाता हूँ। तो वहाँ से मुझे ऑफ़र दिया गया कि भई पैसे कमाने हैं? तो मैंने कहा किसको नहीं कमाने? बताओ कैसे? बोले एक वहाँ ऐसे महिला है, मुझे, मैंने कहा तुझे बताया नहीं उसने क्या करना? नहीं बताया। फिर क्यों गया? वही तो गलती हो गई। मैं वहाँ गया, उन्होंने बताया कि वो बड़ी उम्र की महिला है और तुझे कोई खतरा नहीं है। उनकी भी इज़्ज़त तू रखना, वो तेरी रखेंगी, क्योंकि वो बड़े घर की हैं। तो मैं चला गया, 50,000 रुपए मिल रहे थे और फिर वो दिन तो आज तक निकल नहीं पाया उससे।
मैंने कहा क्यों, आजा। बोले नहीं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन थी। वो कहती मेरी फ्रेंड है। फिर वो फ्रेंड के पास जाता तो फ्रेंड की फ्रेंड है, उसकी भी फ्रेंड है। इस तरह से मेरी एक लिस्ट हो गई है 25-30 महिलाओं की। मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मैं थक गया हूँ। मर जाने को जी चाहता है, शादी नहीं करने को जी चाहता है, कभी शादी नहीं करूँगा। और ये औरतें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि तू नहीं आएगा तो तेरी हमारे साथ वीडियो बनी हुई है, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। मैंने कहा वीडियोज़ कैसे बनी, वो भी तो तेरी मर्ज़ी से बनी होंगी। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कैसे बनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जितनी वीडियोज़ हैं उनमें अगर मेरी पीठ है तो उनका चेहरा मेरे नीचे है, नहीं दिख रहा है। और अगर पीछे जानबूझ के बनवाई जानबूझ गई के, वीडियो। अगर पीछे हैं तो मेरा फेस दिख रहा है, पूरा दिख रहा है कि मैं उनके साथ सेक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा तुझे कभी नहीं लगा कि तेरी माँ हो सकती हैं, दादी जैसी उम्र की, जो 60 साल की महिला तू कह रहा है, 50 साल की महिला कह रहा है, तो तुझे ये नहीं लगा? बोले उन्हें भी तो नहीं लगा कि मैं बेटा या पोता हो सकता हूँ। लानत है, कैसे तुम तैयार हुए इस काम के लिए? कैसे आदमी कहता है मैं तो इतना ही जानती हूँ कि अगर प्यार नहीं है तो सेक्स नहीं है, मगर कैसे तुम उनके साथ में, क्यों नहीं तुम्हें एक बार भी लगा कि ये इतनी अजीब, बेडौल, बेअकल सी महिलाएं और तुम उनके साथ जा रहे हो? तुमको लगा ही नहीं बिल्कुल भी? पैसा इतना बड़ा तुमको वो दिखाई दिया? बोले उसके लिए मैंने बहुत गोलियां खाई हैं, मैं बहुत इस तरह की ड्रग्स लेता हूँ ताकि मैं सबको सेटिस्फाई कर सकूं, और अब मैं खोखला हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं शादी भी नहीं करना चाहता। ये ड्रग्स और ये इंजेक्शंस तो जो सेक्स वर्कर्स लड़कियां ऑक्सीटोसिन, हैं उनको भी हाँ, कई उनको बार। ग्रोन अप खाने के लिए, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही यहाँ से यहाँ है बस। और किसी को बड़ी उम्र का दिखाने के लिए पहले उसके ब्रेस्ट को ग्रोन अप दिखाना होगा, तो वो उसके लिए होता है। और देखिए इसका सीधा सा फंडा है, हम तो देहात से हैं, हमारे यहाँ जब गाय गाय तो नहीं, गाय को तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, भैंस अगर दूध ना दे तो उसको ऑक्सीटोसिन लगाए जाते हैं। औरत को अगर डिलीवरी के टाइम दर्द नहीं हो रहे हों तब ये लगाए जाते हैं, दर्द बढ़ाने के लिए। तो वो उससे क्या होता है कि 5 मिनट में दूध आ जाता है, निकाल लेते हैं, कितना भी वो जिद करती रहे भैंस निकाल लेते हैं। वो सेम है कि यही हिस्सा ग्रोन अप होगा उनका। और ये कम उम्र की लड़कियां कम होती उम्र हैं की बहुत। लड़कियां, और उसके बाद उससे भी बुरा ये है कि उनके अंदर अजीब अजीब एक वो हो जाता है कि वो हर किसी के साथ जाने को तैयार रहती हैं कि मैं, कि ये दवाई का असर होता ये है। दवाई का असर, या तो उसमें वो क्या मिला के डालते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। कि वो लड़की मैंने ऐसे जिद करते हुए देखी कि नहीं मुझे जाना, मैंने कहा मेरे पास तो बैठ, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना, फिर कस्टमर चला जाएगा, फिर मुझे कस्टमर चला जाएगा, तुम देखो मैं तुम्हें क्या मतलब मैं उन शब्दों का नहीं इस्तेमाल कर सकती, पर वो इस तरह से इतना ईगर हो रही थी, इतना ज़्यादा उत्सुक हो रही थी कि मैं जाऊँ। तो ये दवाइयाँ उनको जीवन भर के लिए मेंटली परेशान करती हैं। करती हैं एक समय तक, जब तक उनका बिल्कुल होना हो तब तक वो पूरी तरह से तैयार रहती हैं। वही तो उनका बिजनेस है मालकिन का। अगर लड़की मना कर दे किसी को या रोने धोने लगे तो फिर वो तो कस्टमर भाग जाएगा। अगर वो उसके साथ खुल के व्यवहार कर रही है तो वही तो उसका अल्टीमेट प्लेजर है। चिल्लाना, चीखना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बड़ी उम्र का कोई आदमी आया जिससे चला भी नहीं जा रहा ढंग से, और वो कहे मुझे ये वाली लड़की चाहिए, और लड़की के पास ना करने का भी नहीं है कि मैं ना जाऊं इसके साथ। वो जाता है और वो सेक्स करने के काबिल भी नहीं था, पैर का अंगूठा डालता है जिससे वो लहूलुहान हो जाती है बच्ची, वो चीखती है, रोती है। और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों पड़ी है, क्या हो रहा है इसको? कुछ नहीं, इसको बीमार हो रही है ये। मैंने उससे पूछा, वो रोने लगी, मुझे कस के पकड़ कर, काँप रही थी बिल्कुल, थोड़ी सी उम्र की बच्ची। मैंने कहा क्या हुआ? कि उसका नाखून बड़ा हुआ था। मैंने कहा किसका नाखून? मुझे नहीं समझ में आ रही बेटा, खुल के बता। अपने पैर के अंगूठे को मेरे इसमें डाला है। बताइए, औरत है वो, लड़कियां हैं वो? अरे वो तो ऐसा आपने तो जानवरों से भी बदतर उनको कर रखा है। एक तरफ ये औरतें हैं जो सिर्फ सेक्स की इच्छा के लिए जवान लड़कों को भी बुला रही हैं, एक वो औरतें हैं कि जहाँ उस बूढ़े के बस की कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या, वो सैडिस्ट हैं जो हर तरह के दुख में, आनंद में, उनका आनंद है उनको, जो जितना दुख मिलेगा उन्हें, जितनी वो रोएंगी चिल्लाएंगी, वो उनका अल्टीमेट प्लेजर है। और ये ज़्यादातर लोग, आपने पहले भी बताया कि उस तबके से हैं हाँ जिसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा हाँ, नहीं है, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे परिवर्तन है। मेरे देखते देखते मैं कहती हूँ कि मैं वो दुर्भाग्यशाली औरत हूँ कि जिसके देखते देखते सब बदलाव आए। एक टाइम था वहाँ ठीक लोग आते थे, हम शाम के बाद मैं कभी नहीं गई वहाँ, कभी भी।
एक ज़माने में, कि नहीं शाम के बाद वहाँ लोग आते हैं। मगर उसके बाद धीरे 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 जैसे ये सब बदलाव आया, मतलब बाहर की लड़कियां आने लगी, दूरदर्शन आ गया, कुछ बाहर मनोरंजन। की लड़कियां मतलब शहर से कहीं नहीं और से लाई हुई? नहीं, शहर से तो बाहर की आती ही हैं, मतलब अब वो राजस्थानी नहीं थी, अब वो एक विशेष कम्युनिटी की नहीं थी। जैसे कई कम्युनिटीज भी ऐसी होती हैं जिनका नाच गाना मनोरंजन करना पेशा हाँ, है, वही बेड़िया और जाती कई होती बार है। हम लोग मान लेते हैं कि जो सेक्स वर्क का काम है वो इनके पेशे का पार्ट है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करती, गलत बात। बिल्कुल नहीं करती बेड़िया कम्युनिटी की औरतें, वो किसी एक की होकर रह जाती हैं। ठीक है, वो नाचती गाती हैं, उन्हें तो पहले क्या है नाचने गाने वाली औरतें। पहले ये कहाँ था कि ये कहा जाए कि वो ये वेश्यावृत्ति करने वाली औरतें। वो नाचने गाने वाली औरतें थी, उससे ही मनोरंजन करती थी लोगों का, लेकिन वो दूरदर्शन ने ले लिया। पहले गाने का लिया तो रेडियो ने ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा और आया तो फिल्में आने लगीं, ये चीज़ आने लगी। वहाँ से हटे हम हॉल से, तो घर में फिल्में आ रही थी तो उनको देखने लगे, वहाँ क्यों जा रहे हैं डांस देखने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ा तो सीरियल्स आने लगे, उनमें बैठ गए हम, वहाँ नहीं गए। उनका स्तर उतना ही गिरता चला गया जितना हमारा स्तर टेक्नोलॉजी में ऊपर गया, वो और उतना ही इंटरनेट नीचे। आने के बाद फिर हाँ, पॉर्न और और एडल्ट ये सब आ फिल्में गया। ये सब भी आ गई। ये सब भी आ गया। दूसरा, आपके सामने तो खुला पड़ा है ये टीवी, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपका फ़ोन खुला पड़ा है, आप जो चाहे देखें इसमें। उससे ज़्यादा ओटीटी ने आपके बेडरूम में परोस दिया, कुछ भी देखिए आप, लिमिट नहीं है आपके देखने की, अनलिमिटेड आप कुछ भी देखिए। और उससे आप कह रहे हैं सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा। अभी एक मेरे शहर के एक बच्चे ने एक फिल्म बनाई उदयपुर फाइल्स, वो कन्हैया लाल की हत्या पे उसमें 70 कट लगाए सेंसर ने कि हिंसा है इसमें, और ओटीटी पे सेंसर ही नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। खुली माँ बहन की गालियां आप दे रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतना हिट होगा वो सीरियल। और अगर फिल्म में आ जाए कोई गाली तो बीप हो जाती है। लेकिन ये किसकी प्रॉब्लम है? सरकार की प्रॉब्लम है कि लोगों की प्रॉब्लम है? सरकार की प्रॉब्लम, लोग कहाँ मना कर रहे हैं कि आप सेंसर मत लगाओ, नहीं, लोग देख भी तो वही रहे हैं। देख रहे हैं ना। आपका काम क्या है कि केओस ना फैले, बदतमीजी ना फैले, थोड़ा आप संवेदनशील भी तो बनिए। फिर फिल्मों से भी हटा दीजिए, फिर क्यों कर रहे हैं? फिर फिल्मों से करने की क्या ज़रूरत है? एक टाइम था, शायद आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, एक टाइम ये था कि हमको बहुत बाद में समझ में आया, बहुत बाद में, शादी भी होगी, बच्चे बड़े हुए, कुछ हमारे यहाँ के कुछ हॉल्स बदनाम थे, इसमें नहीं देखने जाना, वहाँ खड़े मत होना। एक हॉल में आर पार सड़क निकल जाती थी तो हमारे भैया कहते थे इससे नहीं निकलना। मैंने कहा भैया आगे बहुत भीड़, नहीं नहीं आगे से निकलेंगे, गोल घूम के निकलेंगे। तो नहीं, आज समझ में आया क्यों। लेकिन उसमें क्या था कि फिल्म तो कोई और चल रही, मान लग रहा है मेरा गाँव मेरा देश, बीच में क्लिप्स डाल रखी हैं वो अश्लील फिल्मों की, अश्लील फिल्मों है की। ना। तो उसको छोटे देखने शहरों में तो अक्सर ही ये होता था। अक्सर ये होता था। तो वो बहुत बाद में हमको समझ में आया, उन पे भी रेड होती थी, उनमें जाने वाले लोगों को भी पकड़ा जाता था, बहुत सी चीज़ें होती थी। आपके घर में परोसी जा रही है वो चीज़, आप उस पर सोच भी नहीं रहे, आप देश को क्या दे रहे हैं, परिवारों को क्या दे रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं परिवार, आप दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरू कर दिया वो एकता कपूर जी ने, अब तो उसे बंद करा दिया सरकार को, इसको भी मैं सैल्यूट करती हूँ, इतनी तो आपने पहल की कि एक औरत शादी करती है एक से, फिर नहीं नहीं तेरे सपने नहीं भरी तो चली गई दूसरे, कभी मिस्टर बजाज हो गए, कभी मिस्टर बासु हो गए, फिर आ गई मिस्टर बजाज के पास, फिर मिस्टर बासु के पास। अरे भैया, औरत है कि गाय बकरी है कि आज इसको बेच दी कल उसको बेच दी, क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो ये। वो बढ़ते बढ़ते, और फिर वो जो एकता कपूर घरों में घुस के उसने बर्बाद किए ना लोग, वो यहाँ तक आ गए हम ओटीटी तक आज। जब आप ये रेस्क्यू ऑपरेशंस और इन सब कोई ऐसी घटना जो एकदम याद रह गई कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक, मुझे अचानक फ़ोन आता है और ये पहला मौका है, मैं, वो मुझे शायद सुन भी रहे हों, लेकिन मैं उन सज्जन को सैल्यूट करती हूँ और हार्दिक आभार करती हूँ उनका, कि मुझे रात को फ़ोन आता है कोई ऐसे 6-7 बजे, एक लड़की है, बच्ची है, आज ही निकाल दो नहीं तो कल बिक जाएगी। दिख जाएगी, किसके यहाँ है ये भी बताता। ठीक है, मैंने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि रात का टाइम और सर्दी थी, जनवरी, मैंने अपने यहाँ के एक उच्च अधिकारी को बात की, कैसा, उन्होंने कहा देखिए तुझे फेक नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब फर्जी नहीं हो जानी चाहिए, अच्छा, बस अब इसके मिल पीछे जाए। कुछ हाँ हाँ, क्योंकि मैं आपको मदद कर रहा हूँ। देखिए कितना डर डर रहे हैं वो, मतलब फेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा,
मतलब पुलिस रेड करती ही रहती है, बहुत सारे फेक होते हैं फेक उसमें। होते हैं उसमें, सब फेक ही होते हैं, मैं तो फेक साबित करती हूँ सबको। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने 2 चहेते सिपाही आपको दे रहा हूँ, मजबूत हैं, इन लड़कों को ले जाओ। मैंने कहा ये आएंगे नहीं जब तक मैं ना बुलाऊं। हमने अपने आपस में कनेक्शन किए और मैंने दुपट्टा कस के, सर्दियों के दिन थे तो कोई बात तो नहीं, जब कोई। ये रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है तो आप लोग पूरा गेयर वेयर हाँ हाँ लेके जाते हो? हाँ हाँ, क्योंकि वो जो है हम उसको सामने नहीं लाते, जो हमें बताते। हमारे भी तो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्फॉर्मर हैं, किसी भी समझ लो, उनके भी हैं वो सेम, वही हमारे भी हैं। वो उन्हें अगर ये हाँ, इन्फॉर्म आपको इनरोड चाहिए तो बात तो उन्हीं से करनी उन्हीं से पड़ेगी। करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो मैं ऐसी बस खोज रही हुई और मैंने उन्हें कह दिया भी तुम वहाँ खड़े रहो, जब आएगी मुझे पता लग जाएगा। अब मैं, आप देखिए मेरा उस दिन का ऐसा मतलब, मेरा एक शराबी नौकर, शराबी नौकर? हाँ, जो मुझे कोई आदमी नहीं था ले जाने वाला, क्योंकि उस गली में तो गाड़ी का मतलब नहीं, स्कूटी पे हिल रहा है वो बुरी तरह, फिर भी मुझे, मैंने कहा तो चल। आपके घर का एक हाँ नौकर था जो हाँ, हिल रहा है बिल्कुल, कहते इतना ज्यादा हिल रहा है कि कहता जा रहा है कि क्या है, मैं ठीक तो चल रहा हूँ, बैठी रहो चुपचाप। वो मतलब क्योंकि उम्र दराज है तो डांट सकता है मुझे। हाँ, बचपन से बड़ा घर में हुआ है, तो चुपचाप बैठी रहो, हिल तो खुद रही है, मुझे हिला रही है। मैंने कहा भैया आज पता नहीं वहां तक वो पहुंचूंगी। चला रहा था, हाँ वो आप चला पीछे थे। मैं पीछे थी। मैंने कहा ताकि पहचान ना हो, मैं किसी और को बुला सकती थी लेकिन लोगों की पहचान है। मैंने उसे कह दिया वहीं पास में मंदिर है, मैंने कहा तू यहाँ सीढ़ियों पर सो जा, स्कूटी यहाँ खड़ी कर दे, मैं अपने आप तुझे जगा लूँगी, सो तेरा कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं घूम के ऐसी, कभी बाजार बंद होने वाला था, कभी आलू देख रही हूँ, कभी ये देख रही हूँ, पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, आंटी ये नहीं है वो जहाँ आप खड़ी हो। मैंने भी अंदर से पूछा, मैंने कहा कौन? ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मुड़ना मत। मैंने कहा नहीं मुड़ नहीं रही, तो उसने मुझे दूसरी जगह अच्छा, बताई। वो लोग भी ट्रैक करते हैं? हाँ, कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम्हारे, तो और तुम मेरे पीछे पीछे। मैंने उसको नाम में थोड़ा पहचान गई, मैंने कहा ये कहीं, हाँ मैं तुम्हारे आगे निकल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और फिर मैं आगे चला जाऊँगा, एक जगह रुकूंगा, तुम उसी पे चली जाना और मैं आगे चला जाऊँगा। मैंने ठीक है। वो रुका, मुझे उम्मीद नहीं थी इस पे होगा, क्योंकि वो छोटा सा एक कमरा है। मैंने कहा इसके यहाँ, जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो उसने कहा अरे आज दीदी इस समय कैसे? मैंने कहा अच्छा, इस जो वहाँ पे मालकिन थी। संचालिका थी हाँ उसने बोला? हाँ, मैंने कहा भाई मुझे तो सूचना मिली तेरे यहाँ लड़की है कोई। अरे नहीं, मेरे, बड़ी मुतमईन थी वो बिल्कुल, ये मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं, आप देख लो, एक तखत पड़ा है, कुछ भगवान जी की तस्वीरें बहुत रहती हैं वहाँ, भगवान जी की रहती हैं। जिस आले में भगवान जी एक में रख के रहते, वो काला हुआ रहता, धुएं जल जल के, साफ कभी नहीं होता, लेकिन भगवान जी जरूर है। मैंने कहा अच्छा होगी। तख्त के नीचे देखूं तो कोई नहीं, 2 लड़कियां तख्त पे सोई पड़ी हैं, वो बेड भी नहीं था कि बेड के अंदर हो, तख्त था सिंपल। मैंने दोनों सिपाही कह दिया भैया आ जाओ ऊपर, वो भी आ गए। तो उसने कहा देखना दीदी मैं तो कभी ऐसा करती भी नहीं, कोई लड़की जबरन हो, नाबालिग हो, आप मेरे यहाँ इस समय। मैंने कहा भाई नहीं होंगी तो नहीं होंगी, मैं चली जाऊंगी ना, मैंने कोई शोर तो नहीं मचा रखा, मीडिया नहीं बुला रखा, तू देख ले। तो अच्छा, वो सफाई दे रही है कि ऐसा हाँ, कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं संदूक वंदूक खंगाले, अरे ये कहाँ है, फिर वो मैंने लड़कियों के 2-2 मारे। अरे मैंने कहा तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, इतना शोर मच रहा है यहाँ, 20 आदमी घुसे पड़े हैं यहाँ, क्योंकि दर्शक भी बहुत आ जाते हैं ऐसे में। कि उठो, वैसे उठी जैसे बड़ी, और वो सो नहीं रही थी, वो पड़ी थी केवल। फिर चल दिया। मैंने कहा, वो भी कहने लगा मुझे एक सिपाही मतलब के, आप वहाँ जाती हैं तो लपड़ थप्पड़ हाँ हाँ, वो तो सब चलते होता है। हैं? वो तो सब हो जाता है, कौन दे रहा है ऐसे बिना उसके जवाब। मैंने उससे कहा, एक सिपाही चलते चलते, एक चलो दीदी बुलाता है वो मुझे, दीदी चलो, कुछ नहीं यार तो फेक हो गई, आज साहब भी बहुत लताड़ लगाएंगे। मैंने कि फेक तो नहीं हो सकती। जो आदमी मुझे यहाँ तक छोड़ के गया, कि मुझे ऐसे जैसे बिल्कुल आपका ये दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने, अब मुझे तो दरवाज़ा नहीं दिखेगा अगर इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल लगा दें। मैं सोचूंगी हाँ, अगर ड्रेसिंग टेबल उसके लगी हुई है, सामने कुछ लगा दिया है तो नहीं दिखेगा। मुझे नहीं दिखेगा। मैंने कहा जरा इसे ड्रेसिंग टेबल को हटा। बोली ना ना ना, मेरी ड्रेसिंग टेबल मत हटा देना, फिक्स है ये, फिक्स है ये, इसको मत हटा देना, देख लो फर्श में दबा रखी है, क्योंकि जिससे टूट ना जाए, ये लड़कियां इधर उधर करती रहती हैं, मैं तो फर्श में। मैंने कहा सुन भाई मारिए जरा इसमें एक हाथ कस के, शीशा तोड़ दे। और बवाल कर दिया उसने, शीशा तोड़ दिया तो मुझे नहीं बनवा के। मैंने कहा नहीं दूंगी, अभी के अभी लगवा के जाऊंगी, हम मिस्त्री बुला के, तोड़ दे भाई। उसने तोड़ा, एक नहीं 3 लड़कियां मिली। और उसके सच पीछे? मानो अगर और 5 मिनट हो जाते वो मर जाती, पीली हो चुकी थी, सांस नहीं आ रहा था, उन्हें ऑक्सीजन नहीं था बिल्कुल भी। जैसे वो उठा के भागा, वो सिपाही दोनों लंबे चौड़े सिपाही थे, दोनों उठा के भागे। नीचे गाड़ी खड़ी थी उनकी, सरकारी जीप, उसमें डाल के वो सीधे सामने एक नर्सिंग होम में वहाँ डाला। उनका 5 मिनट और नहीं लाते, मर गई थी लड़कियाँ, क्योंकि वो हमें भगाई हो रही थी जल्दी। उसे दिख रहा था कि तेरा तो सौदा खराब हो रहा है। ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच में उनको? बस वो ऐसे खड़ी थी यूं, बस यूं, वो बैठ नहीं, मतलब वो गिरती, अगर मर जाती तो गिर नहीं सकती थी, मर के भी वो खड़ी रहती हूँ। सोचो आप,
फिर मैं मारती हूँ ऐसे में, नहीं छोड़ती। मारती है एज इन हाथ से? हाँ, नहीं मारूं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पूछ सच रहा हूँ। बताओ, उन बच्चियों को देख के मुझे ऐसा लगा अगर मेरी बच्ची होती तो क्या बीतता, मैं क्या ही घूंसे मारे उसके गाल पे खींच खींच के, कितना मार लगाऊंगी तुझे। और घसीटते हुए मैं नीचे लाई। ये दीदी गलती हो गई, दीदी गलती। मैंने नहीं, कोई गलती, गलती गुनाह है, गलती है ये। अगर मैं 5 मिनट और रुकी रहती और फिर ऐसी चल जाती तो मर जाती। इनका तो कोई फूकने वाला भी नहीं मिलता, कब कहाँ तुम बोरियों में लपेट के कहाँ फेंक के आती, इनको पता भी नहीं लगता। तो मैं उन बच्चियों का चेहरा नहीं भूली कभी भी। नेपाली थी तीनों लड़कियां। नेपाल से काफी लड़कियां बहुत आती हैं। बहुत लड़कियां आती हैं नेपाल से। सबसे ज्यादा कहाँ से? इस समय तो सबसे ज्यादा नेपाल से हैं, क्योंकि एक के बाद वो ट्रैफिकर भी बन रही हैं। जो यहीं हुई वो ट्रैफिकर बन रही हैं। इसी में शर्मनाक है कि वो अपने आप को भी नहीं बख्श रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कि मैं आपको दोनों का एक ऐसा सामूहिक सच बताती हूँ कि अभी तो नया ट्रेंड है कुछ कुछ कि आज मेरे शहर में कोई है अधिकारी, तो उसकी दोस्ती हो गई कुछ एनजीओ से हो जाती हैं अक्सर। हमसे तो कोई करता नहीं भैया, चाय भी नहीं डरते भी पिलाता। होंगे। हाँ, पता नहीं कब क्या करेगी। तो हो गई। तो फिर जब उनका पोस्टिंग हुआ मेरठ, तो वो साथ में लगा के ले आए, आओ तुम्हें रेड वेड कराएंगे यार, तुम्हारा कुछ नई जगह पे तुम्हारा बढ़िया सा वो बनवाएंगे। उन सज्जन ने आके रेड की। मैंने एक दिन कहा भाई ये क्या है, ये कौन आता है कि जो रेड कर रहा है? रोज रोज देख रही हूँ मैं अखबार में कि आज यहाँ की, आज वहाँ 19 लड़कियां निकाली, आज 20, और वो 19 की 19 वहीं लटक रही हैं। फिर ये कैसी रेड है भाई? अच्छा, जो अखबारों में हेडलाइंस देखते हैं कि हाँ 25 बच्चे हाँ रेस्क्यू हाँ, कर लिए गए, ये 10 रेस्क्यू लड़कियां। नहीं होता, ये रेड होती है। रेड रेस्क्यू का अंतर समझो आप। रेस्क्यू है वो कि जिसका आपने उद्धार कर दिया। रेस्क्यू हिंदी शब्द ही उद्धार है। और रेड छापा। तो बस छापा हो रहा है, उसको रेस्क्यू कह दे रहे हैं। रेस्क्यू तो कहते ही नहीं वो, आप देख लो अखबार में लिखा हुआ। वो कहते हैं रेड हुई, छापा मारा। रेस्क्यू कभी नहीं, पुनर्वास नहीं आता कभी भी, उद्धार नहीं आता। आज 3 लड़कियों का उद्धार करा। तो बस पकड़ लिया वहां पे और फिर मजिस्ट्रेट को पेश किया, मजिस्ट्रेट लताड़ वहां से के छोड़ दिया। हटाओ ये। मालकिन को ज्यादा से ज्यादा भेज दिया, उसकी भी 4 दिन में जमानत हो जाती है। क्योंकि वही लड़कियां आके गवाही देती हैं, साहब हमारे तो रिश्तेदार, हमारे तो मौसी लगे, हमारी चाची लगे, हम तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, बाली गए, क्या कर रहे हो आप रेड? उनसे 2-3 रेड कराई। रेड के बाद क्या होता है, जो सबसे महंगी है और जो सबसे ज्यादा बड़ी ट्रैफिकर है और जिसने उस शहर का एक आदमी बर्बाद कर दिया, उससे उसके 2 बच्चे हुए। उसने अपना घर बार सब बेच दिया, बड़ा बिजनेसमैन था, सब चीज खत्म कर दी उसने। आज वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, डर के यहाँ से दूर जाके। उसके बच्चों को उसने ऐसे स्कूल में पढ़ाया जिसमें हमने कभी नहीं पढ़ाने की सोच भी नहीं सके। हिम्मत तो की, पर ना तो हमारे पास एडमिशन कराने जैसी स्थिति थी। स्थिति इन द सेंस कि भी हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थी जहाँ डीएम एसएसपी और उनके बच्चे पढ़ते हों। तो हम नहीं वो इतना सोर्सफुल थे कि बच्चे पढ़ा सकें। कुछ हमने देखा भी नहीं कभी बच्चों की तरफ, या ये समझ लो। उसने वो बच्चे वहाँ पढ़ाए, वेल एजुकेटेड किए। उसके बाद दार्जिलिंग पढ़ाए वो बच्चे। और अब वो उन सज्जन जो रेड की, उन सज्जन वो रेड ही इसलिए करते थे कि यहाँ से पैसा है, पैसा उनको आने लगा। उसके बाद उसी महिला के साथ वो सो कॉल्ड शादी करते हैं। शादीशुदा तो पहले से थे, 50-55 साल के होंगे, शादी करते हैं उससे, और उस महिला से शादी करके उसका भी एक एनजीओ बनवाते हैं। फिर तुमसे फिर कोई परेशान नहीं करेगा। और अभी रेड हुई है, उसमें वो पकड़ी गई है मैडम, जिनसे वो शादी की बातें कर रहे थे। जिनसे शादी कर रहे हैं वो एनजीओ चला रहे हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो रेड कर रहे हैं, वो सज्जन। तो ये पूरा सिंडिकेट है एक। सिंडिकेट है। और ये जितना ऐसे नए नए कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे हैं ना, जो कि भाई हम वेश्याओं के लिए काम करेंगे, हम देह व्यापार के लिए काम करें, कोई नहीं करता। वो सिर्फ प्रशासन के साथ बैठते हैं, डीएम के साथ फोटो खिंचाते हैं, एसएसपी के साथ खिंचाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसके बाद रेड नाम पे प्लान करके, साहब सूचना मिली है, साहब भी नहीं पूछते भाई कहाँ से मिली सूचना। सूचना तंत्र कुछ है? तुम रहते नहीं है, कैसे है तुम्हारे पास सूचना तंत्र? अब कर लिया तुमने, पैसा उगा लिया। तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे आप कहीं गए, तो जैसे सामने वाले को भी तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके बिजनेस को आप हार्म कर रहे हो। हाँ, तो मारपीट या इस तरह की चीजें। हाँ, जितनी गालियाँ मैं देती हूँ उससे चौगनी वो मुझे देती हैं। अगर तेरी बेटी भी यहीं बिठा दूँ, मैं तो तेरी बहू को भी यहीं बिठा दूँ, सब यहीं बैठ जाए, मौका तो मिले मुझे। तो मैंने कि नहीं मिलने का, मजबूरी है तेरी। इसमें मैं कहती भी हूँ भाई देखो ये एक अम्ब्रेला है, और भी लड़कियाँ निकलना चाहें तो अभी इस पर उंगली रख सकते हो, फिर मैं निकलूंगी। मैं मेरे कपड़े फाड़ दिए पीछे से, वो तो मुझे सब ये थोड़ा, मैं जेंट्स अपने वॉलंटियर्स को ऊपर नहीं ले जाती हूँ, इतनी महिलाएं ये सब वो करते हैं, थोड़ा
सिक्योर भी करके चलते हैं, पर फिर लड़की को नहीं छोड़ती। पर मैं एक बार उसका अपने पंजे में फंसाया। क्या कुछ पैर वैर में भी चोट आपके? अभी तो नहीं, पैर नहीं, मुझे तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरी बेटी की शादी थी, 10 दिन रह रहे थे, तो हम ऐसे ही घर से निकले। 31 दिसंबर की बात है ये, कार्ड के लिए। भाई सबसे हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बेटी के ससुराल में दे आओ। बेटी मेरी नैनीताल रहती थी, लेकिन उनका ससुराल पास में ही है थोड़ा सा, वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाके एक गाँव है, वहाँ हम देने जा। किसी के पास सटीक जानकारी थी हमारी, एक पल की। किसी ने तो रेकी की थी। हाँ, किसी ने रेकी की। वो हम 2 किलोमीटर भी नहीं चले थे कि जो गाड़ी चला रहे थे हमारे संस्था के प्रेसिडेंट भी थे वो उस समय, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई हमारे पीछा कर रहा है। मैंने कहा पता ना, कोई ऐसी लग रहा है आपको। फिर उन्होंने अपने किसी को बुला के एक कॉलोनी में जाके गाड़ी बदल ली, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते उन्होंने फिर कहा कोई फिर कर रहा है। मैं कहा बिल्कुल हद होगी। उसके बाद उन्होंने मेरे एक भाई को फ़ोन कर दिया, मेरा चचेरा भाई था, कि तू जरा गाड़ी लेके आ। वो ले आया, फिर उससे बदली। ये इतना हमें शहर पार करते करते हमने 3 गाड़ियाँ बदली। मैंने कहा आपको वहम हो रहा है। उसके बाद हम चले गए। मैं चल ठीक है, कोई ना दिख रहा। अभी जैसे उस गाँव में जाना है तो ईस्ट साइड जाना है हमको, तो यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा यूँ कच्चे उतार कर जैसे ही मोड़ने को हुए, तो मैंने अचानक उन्हें कहा, मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है दूध का टैंकर बिल्कुल हमारे ऊपर आ रहा है। उन्होंने भी देखा, वो ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सके, उन्होंने मेरा सिर पकड़ के तो नीचे किया। इतने में वो खुद को नहीं संभाला, क्योंकि गाड़ी भी संभालनी थी, पीछे से आने वाली गाड़ियाँ भी थी। फिर हमें कुछ याद नहीं, एक्सीडेंट हो गया वहाँ। वहाँ वो चढ़ गया हमारे ऊपर, हमें सब काट काट के निकाला। कितना पैसा लोग लूट रहे। मेरी ससुराल, मेरी बेटी की ससुराल, वहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं जो जान, उन्हें ये नहीं पता ये कौन है, क्योंकि लथपथ थे हम तो, कोई हमारा चेहरा नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, सब टूटे हुए। और वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई जो गाड़ी चला रहे थे, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँगी, उनकी लाइफ एक तरह से बिल्कुल वो हो गई। तो और मेरा भी ये हालत हो गई कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बेटा आया वहाँ से भाग के, और इतना सब रॉड हैं, घुटने टूट गए, ये टूट गए, ये सब जो पता नहीं कैसे पुनर्जन्म है ऊपर वाले का। दोनों का ही पुनर्जन्म है, उनका भी और मेरा भी। वो तो मुझसे भी ज़्यादा डैमेज हुए, उनका तो पता ही नहीं। ये जाल बंधे हुए हैं उनके घुटनों पे, मेरे तो चलो मामूली ऑपरेशन होके ही थोड़ा वो हो गया, मतलब क्योंकि हमें ऐसे को चलते हुए चढ़ा हुआ। इसमें जो लड़कियां हैं सेक्स ट्रैफिक के बिजनेस में, स्पेशली जो ये कोठा सिस्टम हम हर जगह देखते हैं, इसमें लड़कियों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ? नहीं, वहाँ तो जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं। वहाँ ऑनलाइन जाने का मतलब ही नहीं है। उनके पास तो फ़ोन भी नहीं, वो क्या ऑनलाइन जाएँगी? फोन भी नहीं है। नहीं। कैसे रखेंगी इनकी फ़ोन? कितनी कमाई होती होगी महीने की एवरेज? इनकी तो कोई भी कमाई नहीं, कुछ भी नहीं, तो इनको सब क्या मालकिन की है। संचालिका बस मालिकिन ये जो रोटी खाती हैं और धंधा करती हैं, और कुछ नहीं है। वो इन्हें कपड़े दिलवाएँगी, वहीं आ जाएगा, कपड़े वाले नीचे नहीं उतरती। वहीं वो अधनंगी सी ड्रेस, एक ड्रेस को 4 लड़कियाँ भी पहन सकती हैं। आज तूने पहनी, कल तू पहन, चल। थोड़ी-थोड़ी ढीली आ रही तो मार ले 2-4 टाँके, हो गई, तेरी हो गई ये, चल अब तू पहन ले इसको। वो एक सड़ा सा मेकअप बॉक्स लेके आ जाएगा, जिसमें एक डिब्बी में कुछ वैसलीन जैसा और 4-5 कलर, ये इसमें मिलाओ, लिपस्टिक हो गई, वो आईलिड्स पे लगा लिया, ये मेकअप हो गया। एक सस्ता सा पाउडर लगाया, फिर वो एक चमकी सी वो इन पे लगाई, हो गए तैयार। ये उनका मेकअप है। वहीं आएगा वो डॉक्टर, एक झोला छाप आ जाएगा, किसी को बुखार हो गया गोली दे जाएगा, दवाई कुछ दे जाएगा, बस यहीं तक सीमित है। हाँ, लेकिन अब इतनी जागरूकता है कि किसी को ये डाउट हो कि मैं शायद कुछ हो गया है मुझे, तो ART सेंटर जा सकती है। कुछ हो जैसे गया ऐसे, मतलब मतलब कोई उसको लगे कि STD? मैंने किसी के साथ, हाँ STD, किसी को लगे कि मैंने कुछ ऐसा किसी के साथ बिना कंडोम्स के किया है, थोड़ा घबराहट लगे उसको, तो दिखाती है। ART सेंटर वैसे भी जांच के लिए जाती हैं, क्योंकि ART सेंटर खाली STD के लिए ही नहीं है, और दूसरे भी यौन रोग हो जाते हैं, जैसे अगर सिफिलिस किसी वगैरह। को कुछ सिफिलिस या हाँ, इस एड्स तरह का या भी हो इस तरह जाता की है। चीजें, HIV पॉजिटिव हाँ, पाया गया, तो उसके बाद देखिए उसका वहाँ कोई नहीं, सिफिलिस है तो उसका तो इलाज वो करते हैं, पर और कोई नहीं है। इट्स अब तो नहीं है, किसी को होता नहीं, क्योंकि सभी बहुत ही प्रिवेंटिव रहते हैं, पर वो जब होता था तब उनके लिए कोई जगह नहीं है। और इसमें भी एक एज का ब्रैकेट होता होगा कि इस एज ब्रैकेट में ही एज तो 30 के बाद तो ऐसे ही नहीं है उनके लिए वो धंधा, 30 भी क्यों, 25 ही है। उनका जिस्म इस काबिल नहीं रह जाता कि वो किसी को झेल पाए। रोजाना उसके बाद 15 उनका 20 क्या होगा? कुछ नहीं, या तो ट्रैफिकर बन जाए, या वहीं अगर वो ज़्यादा कमज़ोर बीमार हैं तो 5-5 रुपए कस्टमर की दया पे जी जाए। मान लो 250 रुपये दे रहा तो 5 रुपये वो मांग ले, मुझे भी दे दे, रोटी नहीं है आज खाने के लिए,
पढ़ने के लिए कहीं भी किसी कोने में पड़ी रहें वहाँ बस। और जिन्होंने थोड़ा बहुत कमा लिया वो अपने घर बार में वहाँ जाके कहीं बना लें, वहाँ भी शहर में भी बनाए हुए हैं सब अपने घर वहाँ चली जाएं। लेकिन जो बदहाली में जी रही हैं वो बदहाली में ही रह जाती हैं। मतलब ये पैसे कमाने का, आर्थिक स्थिति की समस्या ये रह ही जाती है। ये रह जाती है उनके लिए। जो लड़कियां हैं उनके लिए बराबर है, जो जबरन आई हुई हैं उनके लिए बरकरार है। क्योंकि देखिए जब वो खरीदी जाए, मान लो कोई लड़की 50,000 में खरीदी गई तो 50,000 का ब्याज ही नहीं उतरता उससे, तो वही खरीदी गई है, वही वही ब्याज वस्तु भी है देगी। और वही ब्याज भरेगी। तेरे पे इतने पैसे खर्च किए हैं, पहले ये तो उतर जाए, तुझे तो तब दूंगी अगर वो मांग भी ले कभी, मुझे दे दो आज, मेरा ये खाने का मन कर रहा है या कुछ। और उनके बच्चों का क्या होता है? देखिए पहली बात तो पहला बच्चा तो हो ही जाने देते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है। बच्चा हो गया पहला, तब तक प्रोकेशन नहीं लेने देते तब तक जब कि बच्चा ना हो जाए पहला। इससे क्या मिलेगा उनको? माँ कैसे छोड़ के अपने बच्चे को चली जाएगी, उनके पास थोड़ी रहता है। वो तो 1 महीने का ही बच्चा छीन लिया जाता है, दूध मुआ बच्चा, दूध नहीं पिलाने दिया जाता, दूध उसको सुखाने की दवाई बंधक दी की जाती तरह है। रखते हैं। वो तो उनका एक ऐसा हथियार है, और उससे मिलने के लिए माँ तो तड़पेगी। 200 रुपये चाहिए उसको, फिर वो कस्टमर से करती है खुशामद, मुझे 5 रुपये दे जाओ, क्योंकि मालिक तो बाहर मालकिन तो ले चुकी बाहर। 10 रुपये ऐसे 15 दिन में 20 दिन में अगर उसके पास 200 रुपये हो जाते हैं तो तब वो कहेगी ये हो गया मेरे पास, अब मेरा बच्चा मिलवा दो। मैम काफी मतलब डार्क स्टोरी है, बहुत काफी डार्क, ग्रिम है। बहुत। क्या कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं? हाँ हैं, जैसे अगर उन्हें प्यार होता है तो हद से ज़्यादा होता है, कि वो किसी के लिए जान दे दें और जान ले लें, इतना भी होता ये है। तो फिल्मी बात हो गई। नहीं, असलियत में कि कोई, मैं 2 घटनाओं से आपको बताऊंगी शॉर्ट में करके कि एक महिला का किसी से महिला, मैं लड़की नहीं कह रही हूँ, आउटडेटेड, लेकिन चूंकि ब्रथल ऑनर थी, उसकी दोनों बेटियां भी धंधे में थी, बड़ी बड़ी हो रही थी, और वो कोई आदमी उसके पास आता था, स्पेशली उसी के पास। एक दिन फ़ोन आता है किसी नर्सिंग होम से उसके पास कि यहाँ जाओ बहुत जल्दी, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो तुम्हें बुला रहा है। वो घबरा गई, उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी किसी का फ़ोन आया है और मेरा तो कोई नहीं जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। मैंने कहा अच्छा चल, मैं, मुझे डर लग रहा है कोई फंसा रहा है क्या। मैंने कहा चल मैं आ रही हूँ, हाँ तू भी आ जा, मैं भी आ रही हूँ। वो आ गई, मैं पहले पहुँच गई तो मैंने देखा, मैं तो जानती नहीं है कौन लोग हैं। वो जो महिला थी वो तो मर चुकी थी जो एक्सीडेंट हुआ, और वो जेंट्स था केवल, उसमें सांसें थी अभी, इतने में वो भी पहुँच गई। वो उसे देख के घबराई कि ये तो वो है, तो उसने उसे देख के कहा कि हाँ मेरे पास, और नर्स को कुछ इशारा किया। वो नर्स आई तो एक बच्चा था 2.5 महीने का, वो उसकी गोद में दिलवा दिया, उसने दे दिया। और नर्स बोली कि ये कह रहे हैं कि केवल वो मेरा बच्चा पालेगी और कोई नहीं। और तो उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए इसकी तरफ, उस महिला की तरफ। उस ब्रोथल की लड़की को अपना बच्चा दे दिया। हाँ, महिला थी, वो महिला को अपना बच्चा दे दिया और ऐसे हाथ जोड़ लिए उसे, और 1 सेकंड में वो मर गया। वो भी दोनों मर गए, पति पत्नी, 2.5 महीने का बच्चा उसकी गोद में। कम्युनिटी अलग, लेना देना नहीं, कोई उम्र नहीं थी उसमें, लगभग 45 साल की उस समय होगी वो। उस बच्चे को जी करके उसने पाला, जहाँ मैं कहती रही वहाँ उसका एडमिशन कराती रही। एक बार उसको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड हो रहा था, मैंने खैर उसे अपने, एक बच्चा हमारा पढ़ रहा था वहाँ पे, उसके साथ उसको कमरा शेयर कराया, बीटेक कराया। उन्हें जिद की मैं देहरादून से करूँगा, देहरादून से ही कराया, बीटेक कराया। फिर उसने कहा कि मैं, मुझे जॉब नहीं करनी किसी चीज़ का, उसने कहा मुझे शोरूम खोलना है, वो खुलवाया और खुद बर्बाद हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका शोरूम खुलवाने, उसकी शादी करने में, उसके परिवार तक की शादी करने में, उसके जो भाई बहन और उससे बड़े बड़े थे उन सब की शादियाँ की, उनके अगर मुकदमे थे वो निपटवाए, और खुद आज बहुत बदहाली में है, बहुत बुरे हाल में है। ये उसकी प्यार की इंतहा थी। और आप समझते हैं इनके दिल नहीं है। अब मैं रिवेंज की बताती हूँ। एक लड़की एक दिन मुझसे कहती है, वो मुझसे थोड़ा सा अटैच थी, उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। इनका बता, बोल ना यहाँ आ जाओ। मैं चली गई, बोली नीचे मिलूंगी मैं, आप आना मत ऊपर। मैं नहीं आई, वो आ गई, उसको आना जाना था क्योंकि बेटा उनके ही कब्जे में था। उसने कहा मैं किससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी करेगा। कौन है? बताया कि जो मुझे बताया तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कोई जानने वाला था? हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे आगे ले, कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा तो,
और मेरी बहुत बड़ी भूल है वो। मैं कभी ज़िंदगी में उससे मतलब मुझे बहुत गिल्ट है उस बात के लिए। मैं उसे ले गई वहाँ चौराहे पे। मैंने कहा देखना ज़रा, वो सामने से उसकी घुड़चड़ी हो रही थी। जिससे वो प्यार करती थी, उसकी शादी हो रही थी। शादी हो रही थी और उसने यूँ देखा, बस उसे मेरी तरफ नहीं देखा उसने। एक पल तो उसे लगा, फिर उसने मेरे से हाथ छुड़ाया और चली गई। मैंने भी उसको पलट के नहीं देखा, वो चली गई। या शायद मेरा गिल्ट था कि मैं नहीं देख पाई। मुझे जाना चाहिए था उसके पीछे, समझाना चाहिए था, पर मैं नहीं गई। फिर महीनों बीत गए, मैं भी नहीं गई, उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। अब जबकि अक्सर आता था, मैं ना आऊँ तो कहती थी माँ आई नहीं तुम। आपको माँ बुलाती? हाँ, मैं नहीं गई। फिर एक दिन मुझे मालकिन का फ़ोन आता है कि आ जाओ, अब तो आ जाओ। मैं कब तो? तू तो ऐसे ही मुझे पसंद नहीं करती, मैं क्या आके करूँ? बोली ना मैं यहाँ पे हूँ, किसी हॉस्पिटल का नाम लिया, आप आ जाओ, बस बहुत कम टाइम है, आ जाओ। मैं गई वहाँ तो मुझे वो हड्डी का ढांचा, इतनी खूबसूरत लड़की थी और हड्डी का ढांचा वो पड़ी एकदम। ये क्या हुआ इसे? तो उसने कहा दीदी पता नहीं, ये तो इसने मुझे भी नहीं बताया। लेकिन उस दिन जब आपके पास गई थी नीचे बात करने, उसके बाद ये आई तो ये बिल्कुल ऐसे हो गई कि किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। और फिर इसने अपने आप को ऐसे खर्च किया कि मैं बता नहीं सकती आपको। 20-25 कितने ही कस्टमर, ये सुंदर है तो इसके पास हर कोई आता था। इसने मना नहीं किया, पर ये मुझे पता नहीं लगाया कि ये बिना कंडोम के साथ उनके साथ थी। इनने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया कभी भी और कोई इसे ये रोग दे गया। ये एचआईवी पॉजिटिव है इस वो समय। मरने की तैयारी कर रही थी? हाँ, और क्योंकि इसके पास कोई पल है तो मैं उसके पास बैठ गई। मुझे बेतहाशा रोना आ गया बिल्कुल। मैंने कहा बेटा ये क्या किया, मैं तुझे एम्स में लेके जाऊंगी दिल्ली। बोल नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। वो फिर बोली उसकी मालकिन की दीदी ये इंतज़ार कर रही है, उसको भी इसने ये रोक दिया। इसने आज तक नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई, उसको नहीं बताया। उस लड़के को ज़ाहिर नहीं किया कि तेरा पता है मुझे कि तूने शादी कर ली। और उसके साथ जैसे वो सुबह 4 बजे बुलाता था ऐसे कैसे ही जाती रही है। उसे भी ये रोक दे दिया और अब ये कोई पल का वो मेहमान है, ये अपनी जीवन से जिंदा है। डॉक्टर ने कहा मुझे कि ये अपने केवल मन से जिंदा है, इस समय जिंदा नहीं है ये। ये कह रही है कि जब उसकी खबर आ जाएगी तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगी। मेरी भी ये लड़ाई है। और जैसी उसकी खबर आई, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी कितनी भयंकर हंसी थी। और एक पल में उमर गई मेरे देखते देखते। तो ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस नहीं है उनमें, या क्या कहूँ मैं, सब कुछ है उनमें। वो दबा के तो रखती हैं क्योंकि हमने छीन लिया उनका सब। उनमें सब कुछ है। मुझे एक एक पल याद आता है कि वो मुझे कहती, मैं भरी दोपहरी में चली गई और उसने कहा इतनी गर्मी में आई। इनका मैं आज घर गई थी, वहाँ से मैंने सोचा तुझसे मिल के चलूँ, लाओ तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूँ। मैंने कहा बेटा हमारी बेटियाँ हाथ नहीं लगाती। तो ऐसे मेरे सिर रख के रोने लगी। यहाँ बहुत देर रोती रही। ऐसा रिश्ता था वो, थोड़ा अजीब। मैं कभी उसे भुला नहीं पाई, ना उस गलती को अपनी कभी मरते दम तक भुला पाऊँ जो मैंने की। मैं उसे बचा सकती थी अगर मैं ना बताती उस दिन, तो शायद वो ये सब ना करती। या फिर उसके ज़रिए खुलता कि भाई वो मना करता रहता कि मैं शादी नहीं करूँगा, वो सब्र कर लेती, समझा देती मैं, पर मैं नहीं समझा पाई। तो ऐसे नहीं है कि उनमें इमोशंस नहीं है, पर वो एक्सट्रीम इमोशंस। एक्सट्रीम है। क्योंकि जो छूट गया उनसे अगर मिलता है तो वो हद दर्जे उसे पाने की कोशिश करती हैं बस। वहाँ कोई ऐसा जाता नहीं है कि जो इमोशंस से जुड़ सके। ऐसे भी हैं लोग कि जो जिन्होंने अपना जीवन वहीं बर्बाद कर दिया, जैसे मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो बड़ा व्यवसायी था और आज वो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है कहीं। और यहाँ मैं एक बात वो भूल गई हूँ कि उसी महिला की बेटी वो अब हाई प्रोफाइल है, जिसको इतना अच्छी पढ़ाई लिखाई सब कराई, और वो तिल तिल मरता है इसके लिए कि मेरी बेटी को भी उसने उस सब में डाल दिया। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो वहां से निकल के अच्छा कर पाए। हाँ, ऐसी भी हैं। ऐसी भी हैं कि अगर वो ना होती तो शायद मैं वहाँ ना होती। ऐसी भी हैं कि जो बच्चे पढ़ लिए, वो अच्छे काबिल हो गए और नौकरी बढ़िया कर रहे हैं। दुबई में 2 भाई बहन हैं, जबकि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी यहाँ पे उसकी माँ की भी, क्योंकि वो भी सिंपल एक सेक्स वर्कर ही थी, कोई मालकिन नहीं थी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ से बीटेक किया, एमबीए किया, उसके बाद गए तो वो हैं। और एक बच्ची वो जो बैंक में मैं बता रही हूँ कि पीओ हो गई, अपनी मतलब माँ को लेके गई वापस महाराष्ट्र और इज्जत से सम्मान से उसके ही घर में उसको बसाया। नानी के घर उसको लेके गई। ऐसी बहुत सारी हैं। एक और बैंक में ही लड़की थी,
जो तो खैर उसकी, और जिसकी मैं सबसे पहले बात करती वो लड़की भी बैंक में लग गई थी। और बाद में मुझे पता लगा कि वो बैंक में उसकी जॉब लग गई थी, पर मैं उनकी आइडेंटिटी मैंने उसकी भी कभी डिस्क्लोज़ नहीं की कि मुझे पता है ये यहाँ की लड़की है। तो ऐसे तो बहुत अच्छे बहुत लोग हैं ऐसे। या मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसने अपने बच्चे को इतना पाल के, उसका तो वो कुछ भी नहीं था, ना उसका खून था, ना उससे उसका कोई ऐसा कोई प्रेमी था कि भाई जिसके साथ बहुत वर्षों से संबंध था, ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन उसको पाल के इतना बड़ा वो दे दिया। तो हमें केवल अगर हम उनके इमोशंस को जगा के भी करते हैं ना, कि हम उनके बच्चों को प्यार करें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ता है, फीमेल डॉग है, उसके बच्चे को भी आप प्यार करोगे आपको नहीं काटेगी। ये तो इंसान है। एक आखिरी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, कितने केसेस हैं आप पर? हैं 15-20। 15-20। क्या हो कुछ रहा खत्म है हो इन गए, केसेस में? लास्ट रह रहा है एक अभी। एक बचा हुआ है। एक बचा हुआ है, ये उसको किस मैं तरह के केसेस हैं इसमें? ऐसे ही एब्डक्शन अच्छा। और मारपीट के तो बहुत हैं। मारपीट के हैं, ऐसे भी हैं सरकारी काम में बाधा के। क्यों पता नहीं कौन से सरकारी काम में बाधा है, नहीं पता लगा कभी। तो वो केवल हमको दबाने के लिए किए गए, मगर उससे तो वो कहते हैं ना कि जितना दबाओगे उतना तेजी से वो उभर के आती है सामने। आप पानी को दबा दो, कितनी देर दबाओगे, वो उछल के आपका ही हाथ खराब कर देगा। तो उतना ही निकलते रहे हम तो। हाँ, ये मुझे लगा हमेशा कि जैसे मुझे कोई हैंड ओवर करके चला जाता है। मतलब एक अधिकारी अभी है शहर में और दूसरा आया है, उसका ट्रांसफर हो गया और मैं उससे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बाई चांस मिलने अभी तो मैंने मिलना जुलना छोड़ अच्छा, आपकी डॉजियर वो दे के जाते हैं? वो देखे जाते तो ये मैं, ओ अतुल जी आइए, मैं तो मिली भी नहीं आपसे। तो ये भी फिर मैं सोच लेती हूँ कि शायद मैं काफ़ी टाइम मैंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाया भी है। आप पुलिस वाले, एजुकेटर भी तो हैं। हाँ पढ़ाया भी है मैंने, पुलिस ट्रेनिंग यहाँ गाजियाबाद में है ना, CDTS, उसमें पढ़ाया भी है। तो मैंने कहा हो सकता है उनमें से कोई ये हो, लेकिन खोजने पे भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक तरह से हैंड ओवर कर गए हैं कि इससे दूर रहना थोड़ा। तो शहर के कुछ लोग हैं जो पुलिस हैंडओवर में दे के जाते हैंड हैं। ओवर में देके जाते हैं। तो ऐसा भी है, पर कोई बात नहीं, अब तो अंतिम प्रहर में हैं जीवन के, जो हो नहीं सकेगा। अभी तो बहुत काम कर रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी होता है ये कि भाई काश मैं अपने जीते जी इसको ख़त्म कर पाती। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी लंबी बातचीत हमसे की। कई सारी चीज़ें आई ओपनर रहीं और हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर कभी आपसे बैठ के ज़रूर। इसका पार्ट 2 भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।